वो शाही परिवार की इकलौती प्रिंसेस थी। फिर भी अब वो बिस्तर से बंधी हुई ऐसे पड़ी थी जैसे कोई सामान जिसे ट्रेड के लिए रखा गया हो। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके भाई ने उसे एक ऐसे आदमी से शादी करने का हुक्म दे दिया था जिससे वो बस एक बार मिली थी। वो आदमी एक रिटर्निंग वॉर हीरो था जिसने अभी अभी जीत हासिल की थी, और उसी समय राजा ने उसे एक ब्राइड गिफ्ट कर दी, मिशा एस्क्वालियर। उसकी म्यूट और खाली सी छोटी बहन एक इनाम की तरह सौंप दी गई, ऐसा इनाम जो असल में एक छुपा हुआ इंसल्ट था। वो लड़की बिस्तर के कोने में सिमटी हुई थी, एक डरे हुए हिरन की तरह कांपती हुई। एरिक एकदम जड़ हो गया, उस दृश्य को देखकर स्टन रह गया। अगर वो थोड़ा और पास आता तो शायद देख पाता उन सूनी आंखों में छुपी हुई एक हल्की सी जागरूकता की झलक। राजा ने एक पेट से खेलने वाले की तरह हंसते हुए कहा, बस थोड़ी शाय है मिशा, इधर आओ। लड़की के मुंह से कुछ बेमतलब सी आवाजें निकली, लेकिन वो एक भी पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाई, और फिर अचानक बिना किसी वजह के वो अपने ही पैरों से लड़खड़ाकर सबके सामने जमीन पर जोर से गिर पड़ी। राजा ने नाक से हंसी छोड़ते हुए कहा, मेरी बहन की सेहत थोड़ी डेलिकेट है, मुझे उम्मीद है आप सब समझेंगे। मिशा अब उठो। बूढ़े अर्ल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हमारे परिवार के लिए ये गर्व की बात है कि हम राजघराने से रिश्ता जोड़ रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो हिल चुका था। ये कमजोर और खोई हुई सी लड़की ही वो प्रिंसेस थी। एरिक आगे बढ़ा और राजा का आदेश स्वीकार करते हुए बोला, मैं न तो महामहिम को और न ही राजकुमारी को शर्मिंदा करूंगा। एरिक की आज्ञाकारिता से खुश होकर राजा ने हल्की हंसी हंसी, वो जल्द ही तुम्हारी वाइफ बनेगी, चलो हेलो तो कहो। एरिक का चेहरा शांत था, ऐसा कि कोई कुछ पढ़ ही न सके। वो आगे बढ़ा और मिशा के सामने एक घुटने पर बैठ गया, पूरी शाही मर्यादा के साथ। उसने धीरे से मिशा का कांपता हुआ हाथ थामा और गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी जी की देखभाल करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन मिशा ने अचानक जोर से अपना हाथ छुड़ाया, वो पीछे हट गई। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं, जैसे एरिक को किसी मॉन्स्टर की तरह देख रही हो। राजा फिर से मुस्कुराया और उंगली से इशारा करते हुए कहा, मिशा ये तुम्हारे पति बनने वाले हैं, जिद मत करो, इधर आओ। मिशा तेजी से उसके पास भागी और सिंहासन के पास घुटनों के बल बैठ गई, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। वो उसे कसकर पकड़े हुए थी। राजा ने उसके सुनहरे बालों को प्यार से सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, यह बहुत बदतमीजी थी मिशा, तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। और तभी मिशा अचानक चारों हाथ पैरों पर गिर गई और कुत्ते की तरह भौंकने लगी। एरिक बस चुपचाप उस अजीब तमाशे को देखता रहा, जैसे उसे जबरदस्ती राजकुमारी से शादी के लिए नहीं कहा गया हो। सूरज ढल चुका था और बग्गी बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ रही थी। उसका परिवार अभी हाल ही में एक लंबी और कठिन लड़ाई से लौटा था। राजा को उम्मीद थी कि वो लोग आपस में ही लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो लोग बड़ी जीत के साथ लौटे, जो बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए ये शादी सिर्फ एक तरीका थी उन्हें कंट्रोल में रखने का। बूढ़ा अर्ल खाने की टेबल पर गुस्से से भर गया। उसे ये शादी एक बड़ा इंसल्ट लग रही थी, लेकिन एरिक शांत बैठा रहा। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि शाही आदेश हमेशा फाइनल होते हैं। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। भले ही ये शादी जबरदस्ती हो, अब इससे बचना नामुमकिन था। हाउस क्लैमगर का वारिस होने के नाते एलिक बस अपना फर्ज निभा रहा था। उसका कजन एबरली क्लैडनर थोड़ी देर सोचकर बोला, तो फिर क्रिस्पैन परिवार से हुई एंगेजमेंट का क्या होगा? बूढ़े अर्ल ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, यह कैसा बेवकूफ़ी भरा सवाल है, वो तो अब खत्म हो चुकी है। वो पागल राजा अब बिल्कुल काबू से बाहर हो गया है। और जो बात उन्हें और ज्यादा गुस्से में ला रही थी वो ये कि राजा ने कुछ रॉयल मेड्स भेजी थीं जो ऊपर से तो राजकुमारी की केयर के लिए थीं, लेकिन असल में हमारे घर की हर बात पर नजर रखने के लिए। उन्हीं में से एक मेड ने ताना मारते हुए कहा, राजकुमारी को अकेले सोने की इजाजत नहीं है। लेडी क्लैडनर ने अपना गुस्सा दबाकर धीरे से जवाब दिया, जैसा आप देख सकती हैं उसके कमरे और हमारे कमरे के बीच एक हॉलवे है। लेकिन मेड ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या आपको नहीं लगता कि ये दूरी कुछ ज्यादा है? अगर रात में कुछ हो गया तो? राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेडी क्लैडनर ने सिर पकड़ लिया और बोली, तो फिर हम किसी भरोसेमंद दासी को उसके साथ रहने के लिए रख देंगे। उस दासी ने चौंक कर नकली गुस्सा जताते हुए कहा, क्या आप राजकुमारी के शरीर की देखभाल एक नौकरानी को सौंपेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेडी क्लैडनर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों में गुस्सा चमकने
देखने लगा। वो उन 2 घमंडी और दबंग दासियों को घूरती रही। जैसे ही वो वहां से चली गई, लेडी क्लैडनर फट पड़ी। अब क्या वो ये चाहता है कि तुम खुद राजकुमारी की देखभाल करो? हमारे हाउस क्लैडनर की इज्जत का ऐसा अपमान। उसने गुस्से में 1 गिलास लाल वाइन एक ही सांस में पी ली, जैसे अपना गुस्सा उसमें डुबो देना चाहती हो। वो रात गुस्से और दुख से भरी हुई थी। फिर भी एरिक बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हवेली के अंदर माहौल बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन बाहर लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। उन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि उनका नोबल लॉर्ड अब एक सिंपल माइंडेड लड़की से शादी करने जा रहा है। शादी का दिन बिना किसी देरी के आ गया। पूरा शाही पहनावा पहनकर एरिक बग्गी में बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने सूखे मन से सोचा, लग रहा होगा जैसे हम किसी परियों की कहानी के हीरो हैं। फिर वो पल आया, बड़े बड़े दरवाजे खुले और दुल्हन सामने आई। पूरा हॉल धीरे धीरे फुसफुसाहटों से भर गया। क्या वो बीमार है? उसकी चाल तो ऐसे है जैसे नशे में हो, लेकिन दुल्हन जैसी भी दिख रही हो, इस शादी को अब कोई नहीं रोक सकता था। ठंडी और पवित्र गिरजाघर की दीवारों के अंदर एरिक क्लैडलर और मिशा एस्क्वालियर ने शादी की कस्में ली। फिर आया वो रस्मी किस, जो बिल्कुल खाली, दूर और बेजान सा था। ब्राइडल चैम्बर में जाने से ठीक पहले एक उम्रदराज दासी उसके पास झुककर धीरे से बोली, आज रात कृपया राजकुमारी को कोई नुकसान मत पहुंचाना, सुबह हम सबूत लेने आएंगे। एरिक ने सपाट आवाज में जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। वहाँ लड़की टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ी थी, आधा शरीर बिस्तर पर गिरा हुआ, आंखें बिल्कुल खाली। कमरा धुंधला था, दीवारों पर परछाइयाँ रेंग रही थीं। एरिक धीरे धीरे सोच समझकर उसके पास गया। राजकुमारी ने कोई हरकत नहीं की, ना कोई आवाज़, ना कोई सांस की प्रतिक्रिया। चुपचाप उसने अपनी रोब उतारी, फिर धीमी आवाज में कहा, राजकुमारी। तभी एरिक को कुछ अजीब सा दिखा। बिस्तर के पास कुछ खाली दवाई की शीशियां बिखरी पड़ी थी। उसने झुक कर देखा, सेडेटिव्स थे, इतने ताकतवर कि किसी घोड़े को भी गिरा सकते। और ये दवाई एक भूखी लड़की को दी गई थी। दुश्मन कैदियों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। कौन कर सकता है इतनी बेरहमी बिना एक पल सोचे? उसका जबड़ा कस गया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये किसका आदेश होगा। वो घिनौना राजा। मत डरो, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मिशा का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, जैसे कई दिनों से उसने कोई गर्मी महसूस ही न की हो। क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने धीरे से पूछा। उसके टखनों पर रस्सियों के निशान थे, सूजन थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ठीक हो। एरिक उसके हाथों को खोलने के लिए आगे बढ़ा। उसकी उंगलियां खून के सही तरीके से ना पहुंच पाने की वजह से गहरे लाल हो चुकी थी। अगर ऐसा और देर तक चलता तो हमेशा के लिए नुकसान हो सकता था। अब बस एक ही रास्ता बचा था। एरिक ने धीरे से कहा, राजकुमारी, मैं अब तुम्हारे साथ कंबल के अंदर आ रहा हूं, प्लीज डरो मत। उसकी भारी आवाज अंधेरे में हल्के हल्के गूंज रही थी। मेरा नाम एरिक है, अर्ल क्लैडनर का बेटा। मेरी उम्र 24 साल है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन एक बार मेरी एक बहन थी जो बहुत छोटी उम्र में गुजर गई। सिड रियासत के साथ हुए युद्ध की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा सीमा पर गुजारा, और आज मैंने तुमसे शादी की। उसे नहीं पता था कि राजकुमारी उसकी बातों को कितना समझ पा रही है, लेकिन उसे लगता था कि मिशा को ये जानने का हक है कि क्या हो रहा है। सीमा पर की सर्दियां बहुत भयानक होती हैं, उसने धीरे से कहा। सबसे पहले उंगलियों और पैरों की उंगलियों में फ्रॉस्ट बाइट होता है, इसलिए खून का बहाव बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसने नीचे देखा और वहीं रुक गया। राजकुमारी कब की सो चुकी थी। उसका पीला चेहरा अब थोड़ा थोड़ा रंग पकड़ रहा था। एरिक धीरे से उठा, फिर वो करने लगा जो उससे उम्मीद की जा रही थी, शादी की रात का सबूत तैयार करना। अगली सुबह उसने दरवाजे के बाहर खड़ी दासी को खून लगे हुए चादर का टुकड़ा पकड़ा दिया। तभी एक भारी भरकम दासी राजकुमारी को तैयार करने का बहाना लेकर दरवाजा खटखटाने लगी। एरिक ने बिना कुछ कहे दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वो अभी सो रही है, उसने शांत आवाज में कहा। उसे थोड़ा और आराम करने दो। जैसे ही दासी वहां से गई, एरिक वापस कमरे में लौटा। उसने धीरे से एक सांस ली, तभी उसके पीछे से कपड़े सरकने जैसी हल्की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, मिशा उसकी रोब को मुंह में दबाए चबा रही थी। राजकुमारी, वो खाना नहीं है। एरिक जल्दी से उसकी तरफ भागा। मिशा ने मुंह में कपड़ा दबा रखा था और धीमे धीमे सिसक रही थी। एरिक की नजर पास रखी हुई खाने की टोकरी पर पड़ी, जो अभी तक छुई भी नहीं गई थी। तुम भूखी हो ना, ये लो, इसे खाओ। मिशा ने हल्की सी आवाज निकाली, फिर रोब छोड़ दी और खाने की तरफ जल्दी से हाथ बढ़ाया। एरिक चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे कोई छोटा सा जंगली जानवर हो। वो धीरे धीरे रोटी कुतर रही थी।
की, एक एक निवाला लेकर। एरिक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कम से कम तुम्हें ये तो पसंद आया। उनकी शादी की रात चुपचाप बीत गई। अगले दिन वो लोग वापस क्लैडनर एस्टेट लौटे। अर्ल और उनकी पत्नी पहले से ही फाटक पर खड़े थे, लेकिन उनके सख्त चेहरे ये साफ बता रहे थे कि वो अपनी नई बहू से मिलने को लेकर ज्यादा खुश नहीं थे। जाकर थोड़ा आराम करो, काउंटेस ने रूखी आवाज में कहा। तभी अचानक मिशा किसी जिज्ञासु छोटे बंदर की तरह सामने वाले आंगन में लगी मूर्ति पर चढ़ने लगी। एरिक तुरंत दौड़कर गया और उसे गोद में उठा लिया। अर्ल ने एक नजर देखा और घृणा से मुंह मोड़ लिया। एक दासी मिशा को लेने आगे बढ़ी, लेकिन एरिक ने धीरे से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुमने लंबा सफर तय किया है, जाकर आराम करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। दोनों शाही दासियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। उनके जाते ही एरिक ने बटलर की ओर देखा और कहा, आज से राजकुमारी हमारे परिवार का हिस्सा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका खास ख्याल रखा जाए। एक तरफ लेडी क्लैडनर चुपचाप अपने बेटे को देख रही थी। उनके चेहरे का भाव समझ पाना मुश्किल था। डिनर के समय सबसे पहले एरिक ने ही बात शुरू की। मैं राजकुमारी के खाने का ध्यान खुद रखूंगा, आप सब जा सकते हैं, एरिक ने कहा। तभी एक लंबी दासी ने लापरवाही से बोल दिया, अरे कोई बात नहीं, राजकुमारी तो वैसे भी खाना खाते वक्त तमाशा करती है, उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। एरिक की आंखों में अचानक अंधेरा सा उतर आया। माहौल भारी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। क्या उसे कोई पसंदीदा डिश है? उसने शांत लहजे में पूछा। या कुछ ऐसा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। जब उसे बताया गया कि उसे खाने में कोई पाबंदी नहीं है, तो एरिक ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और विनम्रता से कहा, लेडी क्लैडनर, क्या आप इसे चखना चाहेंगी? लेकिन उसकी नज़रें राजकुमारी पर ही टिकी थीं। वो चुपचाप उसका रिएक्शन देख रहा था। तभी मिशा ने 2 बार चबाया और फिर वो मांस सीधा एरिक के चेहरे पर थूक दिया। किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने अपना सूप का कटोरा उठाकर पूरे टेबल पर फेंक दिया। फिर भी एरिक शांत रहा। क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? उसने धीरे से पूछा। फिर दासियों की तरफ मुड़ते हुए बोला, राजकुमारी को साफ कपड़े पहनाओ। जैसे ही मिशा को ले जाया गया, पूरा डाइनिंग रूम खामोश हो गया। एक ऐसी खामोशी जो चुपचाप साजिशों के लिए सही माहौल बनाती थी। अर्ल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और उंगलियों से ऐसा इशारा किया जो सिर्फ वही समझ सकती थी। क्या उसे अब तक जिंदा रखना वाकई ज़रूरी है? काउंटेस ने उसकी मूर्खता पर हल्की सी मुस्कान दी। अगर हमने उस औरत को मार डाला तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं बचेंगे। और एरिक ये बात अच्छी तरह समझता था कि उसकी माँ का असली मतलब क्या था। एस्क्वालिया साम्राज्य कभी 3 महान कुलों के सहारे खड़ा था, जिन्हें राज्य की 3 मुख्य स्तंभ कहा जाता था। सैराक घराना, जो आंतरिक स्थिरता का संरक्षक था, क्रिस हाउस, जो कानून और व्यवस्था का पालन करवाने वाला था, और क्लैडनर हाउस, जो साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करता था। ये तीनों कुल साम्राज्य की सेना और शासन व्यवस्था पर बहुत बड़ा असर रखते थे। पुराने राजा की 3 रानियां थीं। पहली रानी सैराक हाउस से थी। उसका बेटा और कोई नहीं बल्कि कुख्यात तानाशाह बिलारिक द्वितीय था, जो नाम से तो राजा था लेकिन असल में एक विनाशकारी शासक। शाही ताकत को फिर से मजबूत करने के नाम पर उसने सैराक परिवार को ही खत्म कर दिया, यानी अपनी ही मां के परिवार को। लेकिन उसका लालच वहीं नहीं रुका। इसके बाद उसने क्रिस हाउस और क्लैडनर हाउस को भी दबाना शुरू कर दिया। मजबूरी में इन दोनों घरानों ने गुप्त रूप से एक समझौता किया। उन्होंने अपने वारिसों के बीच शादी तय की और युद्ध के खत्म होते ही विद्रोह की योजना बनाई। लेकिन किस्मत की योजना कुछ और थी। क्लैडनर हाउस ने इतनी बड़ी जीत हासिल की कि उसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। ये जीत लोगों का दिल जीतने लगी। सालों की तानाशाही से थके हुए नागरिकों की वफादारी अब बदलने लगी और राजा को लगने लगा कि सत्ता उसके हाथों से फिसल रही है। अर्ल गुस्से से कांपता हुआ गुर्राया, वो पागल और टूटी हुई लड़की अब हमारे किस काम की है? काउंटेस ने इशारे से सेवकों को बाहर भेजा और बोली, मैंने सुना है कि वो लड़की पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, जब तक उसने महल के अंदर किसी की मौत अपनी आंखों से नहीं देखी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दुखद है? तुम्हें अब भी उसे लेकर अफसोस करने की फुर्सत है? अर्ल भड़क गया और अपने बेटे की तरफ मुड़ा। आज सुबह ही हमारे कुछ पुराने सेवकों ने सलाह दी थी कि तुम्हें हटाकर एम्ब्रिक को आगे किया जाए ताकि क्रिस मार्क्वेस का समर्थन आसानी से मिल सके। क्या तुम समझते हो इसका मतलब क्या है? उस पागल लड़की ने तुम्हारी पूरी स्थिति को खतरे में डाल दिया है। ग्रैंड ड्यूक हेगिल का क्या वो अब भी टालमटोल कर रहा है? अर्ल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। वो डरपोक, उसमें कुछ करने की हिम्मत ही नहीं है। शायद जब उसे घायल किया गया था तो उसकी मर्दानगी के साथ और भी बहुत कुछ काट दिया गया। हेगिल जो राजा का कजिन था, राजकुमारी को छोड़कर वो आखिरी इंसान था जिसमें असली शाही खून था। उसके बिना किसी भी विद्रोह को शाही वैधता नहीं मिल सकती थी। लेकिन एक रहस्यमयी हादसे के बाद, जिसमें वो अपाहिज और संतानहीन हो गया, वो पूरी तरह से दरबार से गायब हो गया।
अर्ल का गुस्सा फूटने लगा। कुछ भी मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं हो रहा, एक भी बात नहीं, सब बर्बाद हो रहा है। ये कहते हुए वो गुस्से में डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। काउंटेस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो कितना काबू है उसके गुस्से पर, और सोचो बस एक शादी से दो बड़े घराने एक हो सकते थे। बताओ एरिक, तुम्हारी क्या राय है? एरिक ने शांत लहजे में कहा, दो महान घरानों के बीच अलायंस के लिए शुरू से ही एक कमजोर रणनीति थी। इससे सिर्फ राजा का शक और तेज होता है और अगला शाही वारिस अब तक तय भी नहीं हुआ है। बाकी रईस घरानों को अपनी तरफ करने में सालों लगेंगे। काउंटेस ने सिर हिलाया, तुम सही कह रहे हो। शायद मैंने युद्ध के मैदान में इतना वक्त बिताया है कि राजनीति ने मेरी समझ को कुंद कर दिया है। तुम जैसे युवा भी अब इसे साफ देख पा रहे हो, और फिर भी वो उस बच्ची को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। फिलहाल तो हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए, एरिक ने जवाब दिया। काउंटेस ने उसकी तरफ देखा। ये अच्छा है कि दासियों के पास बताने को कुछ नहीं है, लेकिन एरिक, उस लड़की से दिल मत लगाना। एक पुरुष का स्नेह दुनिया की सबसे कम टिकाऊ भावना होती है। अगर तुम अभी उसे थोड़ा सा अपनापन दोगे और बाद में वो छीन लोगे तो बेहतर होता कि तुमने कभी कुछ दिया ही ना होता। वापसी के रास्ते में एरिक का दिमाग लगातार उलझा रहा। उसकी अपनी माँ तक ने कहा था कि उसे मिशा से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन जब भी एरिक मिशा के साथ हुई बेरहमी के बारे में सोचता, उसके लिए खुद को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता। तभी आगे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, बिस्तर पर चढ़ो, इतनी देर क्यों लगा रही हो? आज क्या हो गया है तुम्हें? ज्यादा खा लिया क्या, या अब जाकर जवाब देना सीख लिया? फिर आई एरिक की आवाज, शांत, नरम, लेकिन उसके शब्दों में साफ अथॉरिटी थी। आपकी कोशिश के लिए धन्यवाद। अब से मैं खुद अपनी पत्नी का ध्यान रखूंगा। आप लोग जा सकती हैं। दोनों दासियां थोड़ी हिचकीं, लेकिन मना नहीं कर सकीं। हम सुबह वापस आएंगी। उनके जाते ही मिशा विजिबली शांत हो गई। वो अब भी ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन एरिक उससे धीरे धीरे बात करता रहा। लगता है आज तुम्हारा मूड अच्छा है। ये हमारी राजधानी वाली हवेली है। हम यहाँ और क्लॉड की जमीन के बीच सफर करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये जगह पसंद आएगी, और अगर कुछ पसंद ना आए तो बस बता देना। मिशा अब भी अपने बालों से खेल रही थी, पूरी तरह उसी में खोई हुई। एरिक को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ। जब वो अंदर आया था तो मिशा ने उसकी आंखों में देखा था। क्या अब उसने उसमें दिलचस्पी खो दी? फिर एरिक की नज़र उसके पैरों पर गई। वो पतली सी नाइट गाउन पहने हुए थी। उसके नीचे उसके पैर बिल्कुल खुले थे। क्या पहनने के लिए बस यही एक कपड़ा है? ये तो किसी जेल के कपड़े जैसा लग रहा था, किसी असली राज परिवार की पोशाक जैसा तो बिल्कुल नहीं। अचानक मिशा ने ऊपर देखा, और क्योंकि वो दोनों बहुत पास थे, एरिक वहीं थम गया। मिशा ने अपने होंठ गोल किए और कुछ शरारती सी आवाजें निकालीं, और अगले ही पल उसने मुंह भरकर थूक सीधा एरिक के चेहरे पर फेंक दिया। एरिक ने पलकें झपकाईं, पूरी तरह हैरान रह गया। उसने अपना चेहरा पोंछते हुए धीरे से सांस ली और बोला, राजकुमारी, दूसरों पर थूकना अच्छा व्यवहार नहीं होता। फिर उसने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ, फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। बाहर काली रात के आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आकर बिस्तर पर दो परछाइयां बना रही थी। एरिक गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे ये तक पता नहीं चला कि उसके बिल्कुल पास उसकी पत्नी उसे देख रही थी, एक अजीब सी खाली नज़र के साथ। दिन में जो लड़की बिखरी बिखरी और मासूम लग रही थी, अब वो गायब थी। मिशा अब बिल्कुल होश में थी, लेकिन एक डरावने सन्नाटे के साथ। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। एरिक ने धीरे से सूप का चम्मच उठाया और उसे मिशा के मुंह के पास ले गया, लेकिन वो रुक गया। आज मिशा कुछ ज्यादा ही पीली लग रही थी, जबकि रात को तो वो बिल्कुल ठीक थी। एरिक ने उसे धीरे से मनाने की कोशिश की कि थोड़ा और खा ले, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मिशा ने अचानक अपना हाथ सूप के कटोरे में डाल दिया। फिर उसमें से एक मुट्ठी भरकर उसे मुंह में ठूंस लिया और जंगली जानवर की तरह अपनी उंगलियां चाटने लगी। एरिक एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। जब से उसकी शादी इस राजकुमारी से हुई थी, हवेली का माहौल ही बदल गया था। एक तरफ वो शाही सैनिकों का कप्तान था, तो रोज की तरह वो अब भी ट्रेनिंग ग्राउंड पर अभ्यास करता था, लेकिन एरिक जहां भी जाता, हर जगह उसे सतर्क नजरों से देखा जाता। लोग रुक जाते, हिचकिचाते, जैसे कोई भारी सा बोझ सबके कंधों पर दबा हुआ हो। उसने तेजी से पूछा, तुम सब यूं खड़े क्यों हो? क्या आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई? अब तो अर्क ने भी उनके साथ बैठकर खाना छोड़ दिया था। काउंटेस अपने चुपचाप बैठे पति को देखती रही और धीमे से शिकायत की, इसे कभी अपने जज्बात संभालना नहीं आया। क्लैडनर हाउस के जो पुराने
वफादार सेवक थे वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रहे थे। सब अस्त व्यस्त थे, बेचैन से, लेकिन फिर भी कोई भी एरिक के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि एरिक अब भी शांत, संयमित और वैसा ही था जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। ट्रेनिंग के बाद एरिक को पता चला कि राजकुमारी नौकरानियों के काम वाले कमरे में पहुंच गई थी। कमरा धूप से भरा हुआ था, ताज़े धुले कपड़ों की हल्की सी खुशबू थी, माहौल गर्म और शांत था। कुछ दासियां एक गोल घेरे में बैठी धीरे धीरे बातें कर रही थीं और मिशा बिल्कुल बीच में चुपचाप लेटी हुई थी, पूरी तरह शांत, आराम से। एक लड़की कह रही थी, उसके बालों की चमक तो उस चांदी जैसे धागे से भी ज़्यादा खूबसूरत है जो मैंने कभी देखा था। मैंने एक बार ऐसा ही एक छोटा सफ़ेद बिल्ली का बच्चा देखा था, उसका फर बिल्कुल बर्फ जैसा था, ये भी उतनी ही प्यारी है। एरिक अंदर आया और बातचीत का आखिरी हिस्सा सुन पाया, और जाहिर सी बात है मिशा की देखभाल की जिम्मेदारी जिन 2 दासियों पर थी वो वहां नहीं थीं। एरिक आगे बढ़ा और मिशा को धीरे से गोद में उठा लिया। अब मैं इसका ध्यान रखूंगा, उसने सख्त लेकिन नर्म लहजे में कहा। मिशा को अपनी बाहों में उठाए एरिक गलियारे से गुजरा, सीढ़ियां चढ़ा और उन्हें दोनों का साझा कमरा खोलकर अंदर गया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, मिशा अचानक चौंक कर जाग गई। उसकी आंखें बड़ी और सतर्क थीं। फिर वो छटपटाने लगी। धीरे से एरिक बोला, संभल कर, पहले मुझे तुम्हें नीचे रखने दो, वरना खुद को चोट पहुंचा लोगी। लेकिन जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, मिशा फौरन बिस्तर के कोने की तरफ भागी और एरिक को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगी। पिछले कुछ दिनों में एरिक ने एक बात नोटिस की थी। अगर शब्दों में कहूं तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, बस वो मुझे किसी चलती फिरती गाड़ी की तरह ट्रीट करती है, और शायद इसी वजह से कि वो बाकियों से इतनी अलग है, एरिक हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगा था। तभी उसने देखा कि उसके बालों में कुछ उलझा हुआ है। बिना सोचे समझे उसने हाथ बढ़ाया उसे निकालने के लिए, लेकिन मिशा फौरन पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसे मारने की कोशिश की हो। एरिक रुक गया, सोचने लगा, क्या उसने सच में अभी उसे डरा दिया था? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, उसने धीमे से कहा, बस तुम्हारे बालों से वो चीज निकालनी थी। लेकिन मिशा ने खुद को कंबल में इस तरह छुपा लिया जैसे कोई शुतुरमुर्ग हो। उसने बाहर झांकने से भी इनकार कर दिया। एरिक वहीं चुपचाप बैठ गया और उसे देखने लगा, और जब मिशा ने धीरे से फिर से बाहर झांका, उसकी आंखों में अब डर का एक कतरा भी नहीं था। एरिक को अचानक दासियों की बात याद आई। मैंने कभी एक ऐसा ही बिल्ली का बच्चा देखा था, बर्फ जैसा सफेद, जो रोशनी में चमकता था। अब जब एरिक ने ध्यान से देखा तो मिशा सच में उस छोटे से किटन जैसी लग रही थी। एरिक की मुस्कान अपने आप बाहर आ गई। थोड़ी देर में मिशा खुद ही गोल होकर सो गई। एरिक उठकर चुपचाप अपनी डेस्क की तरफ गया और फिर से अपने काम में लग गया। महल से आई शाही दासियां अब लगभग मिशा की जिम्मेदारी हवेली की आम दासियों पर छोड़ चुकी थीं, और जहां मौका मिलता वो बिना कुछ कहे गायब हो जाती थीं। ये बात कहीं ना कहीं एरिक को खटक रही थी। इस बीच उनकी जमीन पर रहने वाले आम लोगों में खाने की कमी होने लगी थी। समस्याएं इतनी बढ़ गई थीं कि हर तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, और अब इसमें एक और समस्या जुड़ गई थी। एरिक ने जो जासूस अर्ल के पीछे लगाया था वो अब एक नई रिपोर्ट लेकर लौटा था। उस बूढ़े आदमी को एक औरत के साथ एक सराय में चुपचाप मिलते हुए देखा गया था। सच तो ये है कि एरिक को शक तब से था जब उसके पिता ने अचानक क्रिस हाउस के साथ शादी का प्रस्ताव तेजी से आगे बढ़ाया था। ऊपर से देखने पर तो ये रिश्ता ठीक लगता था, लेकिन कहीं कुछ था जो शुरू से गलत महसूस हो रहा था, और लाख कोशिशों के बावजूद एरिक की ये बेचैनी कम नहीं हुई। तभी से उसने अपने पिता के आसपास के लोगों पर चुपचाप नजर रखना शुरू किया। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब उसने नोटिस किया कि एक सराय में काम करने वाली लड़की बहुत बार उसके पिता की हवेली में आ जा रही है। पहले तो ये जानकर उसके मन में एक कड़वाहट सी आ गई, लेकिन युद्ध के मैदान में जहां हर फैसला जीवन और मृत्यु के बीच का होता है, वहां इस तरह की भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। इसलिए उसने इसकी जांच शुरू कर दी। क्या उस लड़की को किसी ने भेजा है? क्या कोई उसके जरिए अर्ल को अपने काबू में कर रहा है? एरिक ने यह बात किसी से साझा नहीं की, और फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके पिता ने सिर्फ उस औरत को अपने साथ नहीं लाया, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद आदमी कार्ल को भी मजबूर किया कि वो उसे अपनी उपपत्नी बना ले। थक हार कर एरिक ने सारी जानकारियां एक चिट्ठी में इकट्ठा की, सबूतों के साथ, और अपनी मां को भेज दी। जवाब में उसे बस पूरी बेरुखी मिली। अगर कोई बेसब्र औरत उस बूढ़े मूर्ख को चाहती है तो रहने दो उसे, कम से कम अब मुझे हर रात उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, और एरिक की जांच भी अब कहीं नहीं जा रही थी। उस औरत का किसी
ऊंची ताकत से कोई संपर्क नहीं मिला। एरिक ने वो चिट्ठी एक तरफ रख दी, एक हल्की सी सांस भरते हुए। फिलहाल कोई नया सुराग नहीं है। सच कहें तो उसकी माँ की प्रतिक्रिया ने उसे हैरान नहीं किया। उनकी शादी हमेशा एक साझेदारी ही थी, परिवार को संभालने की एक जिम्मेदारी। तभी पीछे बिस्तर से हल्की सी सरसराहट हुई। मिशा जाग चुकी थी, वो अपनी आंखें मल रही थी, अब भी नींद में डूबी हुई, और धीरे धीरे लंगड़ाती हुई एरिक की ओर चली। एरिक ने धीरे से पूछा, तुम उठ गई, कुछ चाहिए तुम्हें? हमेशा की तरह इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और फिर अचानक बिना कुछ कहे वो सीधे एरिक की गोद में चढ़ गई। उसने डेस्क पर रखी एक चिट्ठी उठा ली। उसकी आंखों में जो चमक थी उसे देखकर एरिक हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? इसमें कुछ खास नहीं है। तुम तो आमतौर पर मुझसे दूर भागती हो, लेकिन आज जब तुम खुद आई मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। फिर मिशा ने उस चिट्ठी को फाड़ना शुरू कर दिया, एक एक पन्ना करके, और एरिक ने उसे रोका तक नहीं। अब तक उसके जीवन में बस जिम्मेदारियां थीं। राजा के प्रति उसकी नफरत थी, लेकिन कभी मोहब्बत को लेकर उसने कुछ सोचा तक नहीं था। लेकिन अब ये सोचकर कि यही लड़की, यही अजीब सी शांत सी लड़की उसका भविष्य बनने जा रही है, हमेशा उसके साथ रहने वाली है, ये ख्याल उसे एक अजीब अनजानी सी गर्माहट से भर देता था। बचपन में जब एरिक ने पहली बार जाना कि एक शूरवीर बनना क्या होता है, तो उसके दिल में गर्व और उद्देश्य की भावना थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, हकीकत ने उसकी सोच को ठंडा कर दिया। चाहे इस पद का नाम कितना भी ऊंचा लगे, अंत में वो भी बस एक माध्यम था, एक औजार जिससे वंश आगे बढ़े। इसलिए उसने अपनी होने वाली पत्नी से कभी कोई उम्मीद नहीं रखी। यहाँ तक कि अगर वो लड़की कागज़ फाड़ने में ही खुशी ढूंढती हो, तब भी उसे कोई ऐतराज़ नहीं था। सच कहूँ तो जब से उसने उत्तराधिकारी बनने के अर्थ को पूरी तरह समझा, तब से उसने शादी के उस रोमांटिक ख्वाबों पर यकीन करना ही छोड़ दिया था। अब जब सारे कागज़ टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, मिशा की नज़र अब किसी और चीज़ पर जा अटकी, एक मोहर लगी सीलबंद चिट्ठी पर, जिस पर किसी रजवाड़ी घराने की मोहर थी। इस बार एरिक ने हाथ उठाकर उसे रोका। मिशा, नहीं, ये चिट्ठी फाड़ना ठीक नहीं होगा। उसने प्यार से वो चिट्ठी उसके हाथों से ले ली। मिशा ने फिर से हाथ बढ़ाया, जैसे उसे फिर छीनना चाहती हो। एरिक मुस्कुराया और हल्के से पीछे हटा। अगर तुम मेरा पीछा भी करो तो भी कोई फ़ायदा नहीं, मैं अभी इसे पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ। कमरे में उसकी हंसी और मिशा की खिंचती सी आवाज़ें गूंजने लगीं। नहीं, वो भी नहीं, कम से कम मुझे ये पढ़ने दो पहले। और इसी दौरान दूसरी तरफ काउंटेस के अध्ययन कक्ष में एक दासी धीरे से पूछ रही थी, मैडम, मार्च महीने की कविता प्रस्तुति के आयोजन की तैयारी में क्या हमें ग्रीन हाउस के लिए बड़ा हीटर लगवाना चाहिए? काउंटेस ने ठंडे स्वर में कहा, छोटा हीटर काफ़ी रहेगा। इस बार तो वैसे भी सब कुछ पहले से शांत लग रहा है। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और मिशा सीधी अंदर चली आई। बिना कुछ कहे फर्श पर लेट गई और बिल्ली की तरह गुनगुनाने लगी। काउंटेस ने भौहें उठाईं। साफ जाहिर था कि वो हैरान थीं। ये तो कुछ अलग ही है। मैंने सुना था कि राजकुमारी तो ज़्यादातर दासियों के साथ ही रहती है, आज यहाँ क्या काम है उसका? एक दासी धीरे से आगे झुकी और फुसफुसाई, मैडम, क्या अब हमें उन्हें राजकुमारी कहना बंद नहीं कर देना चाहिए? आखिर अब वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। काउंटेस ने सिर हिलाया, सही कहा तुमने, लेकिन अभी तय नहीं किया कि उन्हें क्या कहकर पुकारें। फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेडी आर्लिन, मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सीमा पर बिताया है। मुझे महल की सभ्यता और शिष्टाचार की उतनी जानकारी नहीं है, तो इस हाल में उन्हें कैसे संबोधित करना ठीक रहेगा? डायल ने नज़रें फेर लीं, मुझे भी सही से नहीं पता। काउंटेस ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। यही तो बात है, उसे न घुलना मिलना आता है, न किसी चीज़ में हाथ बटाना। तभी एक और शांत स्वभाव वाली दासी आगे आई, मैडम, मैंने पूछताछ की थी और कुछ इसी तरह के हालातों में एड बाल ने उन्हें उनके नाम से पुकारा था। शायद हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे लगता है उनका नाम मिशा है। काउंटेस ने उस लड़की की ओर देखा और सामान्य से कहीं ज़्यादा कोमल स्वर में कहा, मिशा? लड़की की चमकती नीली आंखें धीरे से उसकी तरफ मुड़ीं और फिर अचानक वो फर्श से उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिली, जो भले ही किसी कुलीन महिला जैसी ना थी, लेकिन पूरे कमरे की रौनक को मात दे रही थी। अरे वाह! काउंटेस हल्के से हंसी। लगता है उसकी ऊंचाई ने मुझे मिशा कहने की इजाज़त दे दी है। कितना प्यारा नाम है। तभी डायल ने कहा, लगता है राजकुमारी को आप बहुत पसंद है मैडम, क्या वो रात के खाने तक यहीं रह सकती हैं?
काउंटेस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, जाओ थोड़ा आराम कर लो। डायल के जाते ही काउंटेस के पास खड़ी दासी ने चैन की सांस ली। ये हालात बिगड़ भी सकते थे। एक छोटी सी गलती, यहाँ तक कि कपड़े की सिलवट भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती थी। उसने आगे कहा, जो मैंने सुना है उसके हिसाब से लेडी डायल बस राजकुमारी को नहलाने के अलावा कुछ नहीं करती, और लेडी मलिका तो पूरा दिन गायब ही रहती हैं। काउंटेस हल्के से मुस्कुराईं, लेकिन उनके मन के विचार अब और पहने हो चुके थे। ये लोग कुछ ज़्यादा ही हिम्मत दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ और है। अभी के लिए बेहतर होगा कि हम इस खेल में साथ दें, क्योंकि हमें अब तक नहीं पता कि वो लोग हमारे खिलाफ क्या आरोप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये बातें मिशा से छुपाने की कोशिश नहीं की। फिर उन्होंने अपनी उंगलियां माथे पर रखीं। एडी, क्या तुम मेरा सिर दर्द की दवा ले आओगी? वो शायद मेरे कमरे में रखी है। एडी जब वापस लौटी तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। मिशा चुपचाप काउंटेस के पैरों में सिमटी हुई थी। जैसे ही एडी पास आई, उसने देखा कि राजकुमारी सो चुकी है। उसका सिर काउंटेस की गोद में टिका हुआ था, और काउंटेस वो बस वैसे ही बैठी थीं, उसे वहीं टिके रहने दिया। एडी धीरे से पास आई और दवा थामे पूछा, आप ठीक हैं मैडम? अगर सिर दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें वैद्य को बुला लेना चाहिए। लेकिन काउंटेस ने बात का रुख बदल दिया। अब वो 20 की है ना? महल के दस्तावेज यही कहते हैं, और मुझे लगता है ये सही है। कहते हैं उसने 18 की उम्र में अपनी आंखों के सामने आधे शाही परिवार का कत्ल होते देखा था। इतनी छोटी उम्र में इतना सब देख लेना ये हैरानी की बात नहीं कि वो ऐसी हो गई है। वो कितनी खूबसूरत बच्ची है, और फिर भी उसकी ज़िंदगी बस तकलीफ़ों से भरी रही है। उसके चेहरे की बनावट, उसकी आंखों का रंग, सब कुछ वाकई बहुत ख़ास है, लेकिन वो बहुत दुबली है। रसोई से कहना पड़ेगा कि उसके लिए कुछ ज़्यादा पौष्टिक खाना बनाएं। एडी को हमेशा यही लगता था कि उसकी मालकिन को अपनी नई बहू की कोई परवाह नहीं, लेकिन आज उसने देखा कि काउंटेस ने हर चीज़ पर ध्यान दिया था, हर छोटा सा पहलू। और तभी एडी के सीने में एक जानी पहचानी टीस उठी। क्या ये हो सकता है कि मैडम को उस लड़की में कोई और नजर आता हो? शायद राजकुमारी में उन्हें कोई अपना दिखता हो। तभी काउंटेस ने नीचे झांका। मिशा की आंखें खुल चुकी थीं और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। काउंटेस ने कहा, मिशा को नाखून थोड़े काटने पड़ेंगे और बाल भी अच्छे से संवारने होंगे। जब एरिक अपनी ट्रेनिंग से लौटकर आया तो उसे बताया गया कि राजकुमारी उसकी माँ के पास है, और जैसे ही वो काउंटेस के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। मैडम, क्या आप चाहेंगी कि मैं राजकुमारी के पैर के नाखून काट दूं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगी। अचानक बदलाव से वो घबरा सकती है, उसकी माँ ने बहुत नरम स्वर में जवाब दिया। तुम क्या कर रही हो? एरिक दरवाजे पर ही ठिठक गया, आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी माँ, जो हमेशा शांत और सोच समझकर चलने वाली थीं, ऐसी औरत थीं जो दया तो दिखा सकती थीं, पर कभी आत्मीयता नहीं, यहाँ तक कि अपने बेटे के साथ भी। लेकिन जिस तरह से वो अभी राजकुमारी को देख रही थीं, वो भावनाएं साफ थीं। उस नज़र में एक ऐसी ममता थी जो उन्होंने तब से नहीं दिखाई थी जब एरिक की बहन रॉयर जिंदा थी। अगर माँ मिशा में अपनी बेटी को देखने लगी हैं, तो क्या मैं सच में इसे ऐसे ही चलने दे सकता हूँ? एरिक तेजी से आगे बढ़ा। कैंची मुझे दो, मैं ही कर देता हूँ। उसके मन में ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि उसे अब भी वो दिन बहुत अच्छे से याद था जब उसकी बहन की मौत हुई थी, और उस दिन उसकी माँ का चेहरा कैसा था। उसे नहीं पता था कि उसे ये सब यहीं रोक देना चाहिए या नहीं, लेकिन उसने खुद से कहा, रहने दो। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसके हाथ निपुणता से हिले। उसने बड़े ध्यान से राजकुमारी के नाखून काटे। मिशा ने हल्के से ऊपर देखा। उसकी चमकदार नीली आंखें एरिक पर टिकी थीं, उनमें एक शांत सी जिज्ञासा थी। गुदरुदी होती है, उसने धीमे से कहा, और तभी एडी के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने मिशा की तरफ देखा और एकदम रुक गई। किसी एक पल में मिशा के चेहरे का पूरा भाव बदल गया था। ओ नहीं, अब ये खुश नहीं लग रही। एडी की नज़र पास रखी मिठाइयों की थाली पर गई। उसने बिना सोचे एक मिठाई उठाई और मिशा के मुंह में डाल दी। एक पल के लिए कमरा एकदम शांत हो गया। सब उसे घूरने लगे। एरिक ने पलकें झपकाईं और सच्ची हैरानी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? एडी ने सीने पर हाथ रखा और राहत से कहा, वो थोड़ी परेशान लग रही थी अभी, लेकिन जब भी मैं उसे मिठाई देती हूँ वो तुरंत शांत हो जाती है। मुझे लगता है उसे मिठाई बहुत पसंद है। काउंटेस हंस पड़ी। जब वो इस तरह खाती है तो बहुत प्यारी लगती है। उसे ऐसे खाते देखना सच में मेरा मूड भी हल्का कर देता है। जब एरिक ने सुना कि मामा उसे अपने साथ बाहर ले गई थीं, तो उसकी चिंता कुछ कम हुई, क्योंकि जब काउंटेस साथ होती है तो किसी असली खतरे की उम्मीद नहीं होती। फिर भी उसने सोचा, आज का दिन मिशा के लिए थोड़ा
ज़्यादा थका देने वाला रहा होगा। शायद उसे चैपल बिल्कुल पसंद नहीं। शुरुआत में जब माँ ने कहा कि चलो साथ चलते हैं तो मिशा बिना कुछ कहे उनके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही वो चैपल के दरवाजे पर पहुंची वो जिद पर अड़ गई और अंदर जाने से साफ मना कर दिया। आखिर में उन्हें मिशा को 2 नौकरानियों के साथ बाहर ही इंतजार करने देना पड़ा जब तक प्रार्थना पूरी नहीं हुई। सोचकर लगता है आज उसका मूड अच्छा नहीं रहा होगा। शायद कल की तरह आज भी कुछ मीठा उसे थोड़ा बेहतर महसूस करा दे। इसलिए एरिक ने सेवक को रोजाना मिठाई तैयार रखने का आदेश दिया ताकि जरूरत पड़ने पर टेबल पर मौजूद रहे। उसी शाम मिशा चुपचाप बैठी थी, मुंह खोले, जैसे इंतजार कर रही हो कि एरिक उसे खाना खिलाए। एरिक मुस्कुराया, आज तो बहुत आज्ञाकारी लग रही हो। फिर बोला, लगता है अब तबीयत भी ठीक है, पर सिर्फ मांस मत खाओ, कुछ सब्जियां भी खा लो। उसने प्याज और बीफ को एक साथ चम्मच में रखा और उसका मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही चम्मच मुंह तक पहुंची प्याज फिसलकर नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आता हूँ, एरिक ने धीरे से कहा और हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रुक गया। प्याज सीधा उसके सीने पर गिरा था। अब मामला थोड़ा अजीब लगने लगा। अचानक ही उसे हल्का तनाव महसूस हुआ। क्षमा करना, ये थोड़ा अनुचित हो सकता है। वो थोड़ा झुककर प्याज उठाने की कोशिश करने लगा, बिना छुए, बहुत ध्यान से, बहुत सम्मानपूर्वक। लेकिन जैसे ही खाना फिर से उसके सामने आया, मिशा अचानक झपट पड़ी, जैसे उसे किसी ने बहुत देर से भूखा रखा हो। वो सीधे खाने की तरफ मुंह बढ़ाने लगी। एरिक ने जल्दी से चम्मच पीछे खींच लिया, लेकिन तब तक मिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एरिक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए नया लाता हूँ, ये गिर गया है, साफ नहीं है। लेकिन मिशा तो जैसे जिद पर अड़ गई। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से और नाराजगी से भर गया, होंठ फूले हुए, आंखें छोटी हो गईं। एरिक उसे ज्यादा जोर से खींचना नहीं चाहता था। डर था कहीं उसे चोट न लग जाए, और तभी मिशा को मौका मिल गया। उसने अचानक उसकी उंगलियों पर जोर से काट लिया। उसके दांतों की धार और होंठों की नरमी का मिला जुला एहसास एरिक के शरीर में जैसे बिजली सा दौड़ गया। उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, जैसे किसी गर्म चीज से छू गया हो। मिशा चौंक कर उसे देखने लगी, लेकिन फिर उस छोटी बिल्ली की तरह जो अपने शिकार से चूक जाए, उसने गुस्से में टेबल क्लॉथ खींच दी और पूरा खाना पलट दिया। दरवाजा चरमराया और डायाल अंदर आ गई। उसके चेहरे पर साफ झलकता हुआ तिरस्कार था। उसने कहा, फिर से? हर बार खाना इसी तरह बर्बाद होता है। क्या उसे कभी थकावट नहीं होती? वो वहीं बैठा रहा, एकदम शांत। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थी। काटे जाने की उस गर्म और भीगी सी अनुभूति की स्मृति अब भी उसमें बसी हुई थी। बुरा ये था कि वो एहसास अभी तक गया नहीं था। उस क्षण की तस्वीर जब उसके होंठ उसकी उंगली के चारों ओर लिपटे थे, बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। और उससे भी बुरा ये था कि वो उसे महसूस कर पा रहा था। हाँ, तकनीकी रूप से वो उसकी पत्नी थी, लेकिन असलियत में उसका बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा था। शायद उसे ये भी नहीं समझ कि पति का मतलब क्या होता है, और इसीलिए उसे एक स्त्री के रूप में नहीं देखना चाहिए। एरिक ने मन ही मन खुद से ये बात बार बार दोहराई। कोई भी सोच, कोई भी भावना उसके मन में नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके कानों पर चढ़ी लालिमा और मिशा की ओर देखने से बचता हुआ उसका चेहरा साफ उसकी सच्चाई उजागर कर रहा था। कुछ ही देर बाद काउंटेस ने उसे सूचित किया कि बुधवार को एस्टेट में एक कविता पाठ कार्यक्रम रखा गया है। उसने कहा कि उस दौरान वो मिशा पर नजर रखे। हालांकि ये सुनने में एक सीधा साधा आयोजन लगता था, लेकिन असल में ये एक ऐसा छिपा हुआ मंच था जहां कुलीन घरों की महिलाएं आपस में फुसफुसाते हुए राज दरबार की भ्रष्टताओं और सत्ता के समीकरणों पर चर्चा करती थीं। और इस बार ये आयोजन क्लैडनर परिवार के एस्टेट में हो रहा था। तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं। खास बात ये थी कि क्रिस परिवार की मार्शनेस और उनकी इकलौती बेटी भी आने वाली थीं, और भले ही टूटी हुई सगाई उनकी गलती ना रही हो, लेकिन तनाव होना तय था। सब कुछ समझाने के बाद काउंटेस ने मिशा का हाथ पकड़ा और ग्रीन हाउस की ओर चल पड़ी। एरिक ने अपनी नजरें फेर लीं, मिशा की ओर सीधे देखने से बचते हुए, लेकिन फिर भी उसके मुंह से खुद ब खुद शब्द निकल गए, मिशा, आज तुम्हें मजा आया? काउंटेस हंस पड़ी। तुम तो किसी पिता जैसे लग रहे हो जो अपनी बेटी को नैनी के पास छोड़ रहा हो। क्यों ना तुम भी साथ चलो? एरिक ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे कुछ काम है, बस यूं ही उसे देखने चला आया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिशा पर पड़ी, उसकी सारी बातें गले में ही अटक गईं। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, जरा एक नजर डाल ही लेता हूँ। ग्रीन हाउस बहुत विशाल था, धूप से भरा हुआ और चारों ओर हरियाली की महक थी। मिशा वहां किसी छोटे से जानवर की तरह घूम रही थी, एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ती हुई, बड़ी बड़ी आंखों में कौतूहल भरा हुआ। उसे इस तरह देखकर एरिक के मन में सुबह से भरा तनाव धीरे धीरे ढलने लगा। लेकिन तभी दो दासियां जो अक्सर मिशा के साथ खेलती थीं, उसकी ओर आईं।
ओ लेडी मिशा, आप भी यहाँ हैं? आपने हमें पहले क्यों नहीं ढूंढा? हम तो दिन भर आपकी राह देख रही थीं। लेकिन अगले ही पल जैसे ही मिशा की नज़र उस पिंजरे में बंद पक्षी पर पड़ी, वो एकदम वहीं जम गई, जैसे किसी ने उसे ज़मीन से जड़ दिया हो। आसमान में बिजली कौंधी, तेज़ गड़गड़ाहट के साथ अंधकार को चीरती हुई। भव्य हॉल में कौवे पंख फड़फड़ाते हुए चीखने लगे। उनकी आवाज़ें हवा को चीरती जा रही थीं। दीवारों पर खून के छींटे थे और उसके पैरों के नीचे वही डरावना दृश्य बिछा था जिसे वो इतने समय से भुलाने की कोशिश कर रही थी। एक तोता बोला, उसकी आवाज़ बिगड़ी हुई थी, लगभग अमानवीय। मिशा, मुझे लगता है माँ ने कुछ गलत किया है, लेकिन जब माँ कुछ गलत करती है तब भी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, है ना? इसीलिए अब माँ। इसके आगे की बात एक भयानक चीख में डूब गई। मिशा ज़मीन पर गिर पड़ी, अपने सिर को पकड़कर कांपती रही। उसका पूरा शरीर जैसे पीड़ा और घबराहट से थरथरा उठा। वो ज़मीन पर सिकुड़ गई, हाँफती हुई। चारों ओर खड़े सेवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी की आंखों में चिंता थी, किसी की आंखों में डर। कुछ लोग स्तब्ध थे और कुछ के चेहरे पर खुला तिरस्कार था। हर दिशा से नजरों का सैलाब उस टूटी हुई लड़की की ओर मुड़ गया, जो एक बार फिर सबकी निगाहों के बीच घिर गई थी। और जब सभी स्तब्ध खड़े थे, तब एरिक ही था जो सबसे पहले उसकी ओर दौड़ा। क्या तुम ठीक हो? उसने घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। लो, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर झुक जाओ। लेकिन वहां खड़े बाकी लोग अभी चुप थे। किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। मिशा अचानक एरिक की बाहों में समा गई, जैसे उसकी दुनिया में बची आखिरी उम्मीद वही हो। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य डर उसे जकड़े हुए हो। एरिक की आवाज़ भरी हुई थी, ये सब क्या हो रहा है? मलिका ने सपाट स्वर में जवाब दिया। युवती ने उस पक्षी को देखकर प्रतिक्रिया दी है, उसे पक्षियों से डर लगता है। लेकिन फिर उसने धीरे से जोड़ा, मगर ये सिर्फ डर नहीं है, उसकी हालत हमेशा से थोड़ी अलग रही है। तभी काउंटेस की आवाज़ तीखी और कठोर उभरी, और ये बात हमें पहले बताना ज़रूरी नहीं समझा? अगर तुम लोग इतनी सी बात नहीं संभाल सकते तो इस एस्टेट में तुम्हारा काम क्या है? तभी एक दासी ने तंज भरे लहजे में कहा, क्या हम ही नहीं हैं जो रोज़ उसे नहलाते और कपड़े पहनाते हैं? एक छोटी सी बात भूल गए तो क्या मैं अब इतने अपमान की हकदार हो गई? तुम बात ही क्या कर रही हो? एडी की आवाज़ गूंज उठी, गुस्से और हैरानी से भरी हुई। लेकिन काउंटेस चुप रही और उस खामोशी में एक खतरनाक सर्द हवा घुल गई। एरिक ने उसकी माँ की आंखों में वो हल्का मगर ठहरा हुआ असंतोष महसूस किया। मगर मिशा की हालत ऐसी थी कि वहाँ रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। उसने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में उठाया और ग्रीन हाउस से बाहर निकल गया। उसे याद आया कि उसने क्वेल भी ठुकरा दिया था, शायद उसी वजह से। अब से तय हो गया था कि खाने की मेज़ पर कभी कोई पक्षी का मांस नहीं परोसा जाएगा और ग्रीन हाउस से भी सारे पक्षियों को हटाया जाएगा। मिशा ने धीरे से हाथ उठाकर इशारा किया। क्या तुम आंगन चलना चाहती हो? एरिक ने कोमल स्वर में पूछा। वहाँ भी शायद पक्षी होंगे। लेकिन मिशा ने सिर हिलाया, वो फिर भी वहाँ जाना चाहती थी। एरिक ने भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, सोचने लगा, उस दिन माँ के साथ चैपल जाने के अलावा उसे एस्टेट के अंदर ही इतने दिनों से बंद रखा गया है। शायद थोड़ी ताज़ी हवा उसे अच्छा महसूस कराए। एरिक ने धीरे से उसके गाल से आंसू का आखिरी कतरा पोंछा। अब सब ठीक है, आराम से सो जाओ। अगर कोई पक्षी पास आया तो मैं उसे भगा दूंगा। जब तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे कमरे में ले जाऊंगा। इतना कहकर उसने नजरें आंगन की ओर मोड़ लीं, एकदम सतर्क और शांत अंदाज में। शायद ये तूफान के बाद की शांति थी। लेकिन मिशा की पलकों ने धीरे धीरे झपकना शुरू किया और फिर वो नींद में डूब गई। कुछ देर बाद एक आकृति दूर से आती नजर आई। उसकी आवाज़ बिल्कुल हल्की और लापरवाह थी। बाहर टहलने निकले हो अपनी पत्नी के साथ? हाँ, आजकल तो तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही नज़दीक दिखते हो। उसने हल्का झुककर देखा। ओह, सो रही है क्या? एरिक का चेहरा गहरा हो गया। अभी जाओ यहाँ से। वो आदमी और भी पास आ गया, होंठों पर एक मुस्कान। छह, हमेशा इतने सख्त क्यों रहते हो? क्या डर है कहीं तुम्हारी नन्ही सी बेबी जाग ना जाए? बातें हो रही हैं जानो, लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे घर में भी बातें पहुँच चुकी हैं तुम्हारे बारे में। एरिक ने आखिरकार उसकी आंखों में देखा। इस बार किसने ये बातें फैलाईं? उसके मन में पहले से ही शक था। उसका चाचा कब से पारिवारिक शाखाओं में समर्थन जुटा रहा था और एम्बेरिक को उत्तराधिकारी बनाने की चालें चल रहा था। ऐसे समय में उत्तराधिकारी की निजी जिंदगी को लेकर उड़ती खबरें बिल्कुल भी मददगार नहीं थीं। तुम्हारे एस्टेट में एक लाल बालों वाली नौकरानी है ना, नाम है बैना शायद, और एक दुबला पतला भूरे बालों वाला सेवक लड़का भी है। वही दोनों तो हर जगह बातें फैला रहे हैं।
जो सामने खड़ा था वो कोई और नहीं, एम्बेरिक ही था, स्वभाव से बेपरवाह, मगर शब्दों में छिपी चालाकी साफ झलक रही थी। उसे कभी भी घर के मुखिया बनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। दोनों ने साथ मिलकर युद्ध भूमि में लड़ाइयाँ लड़ी थीं और उनका रिश्ता खून में नहाकर बना था। तभी से एम्बेरिक ने एरिक का हमेशा बिना सवाल समर्थन किया। एरिक ने कहा, तुम्हारा फिर से शुक्रिया। एम्बेरिक हंसा, बकवास मत कर, सच कहूँ तो तुम दोनों ने इस घर की जिंदगी काफी दिलचस्प बना दी है, लेकिन सच सच बताओ चल क्या रहा है तुम्हारे बीच? वो मुस्कुराया, सुना है तुम राजकुमारी पर पूरी तरह लट्टू हो गए हो, यहाँ तक कि सुना है उसके पैर के नाखून भी खुद काटे तुमने। एरिक झल्लाया, और क्या करता, माँ से करवाता। एम्बेरिक ने सिर हिलाया, बात तो सही है, और फिर जोर से हंस पड़ा। लेकिन आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही बह रहे हो। क्या कहना चाहते हो तुम? एरिक की आवाज़ अब पूरी तरह सख्त हो गई थी। एम्बेरिक बोला, नौकरानियां कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी कभी खुद चलती ही नहीं, तुम ही उसे हर जगह उठाकर ले जाते हो। तुमने उस दिन उसे देखा था, है ना? एरिक भड़क उठा, उसके पैर कमज़ोर हैं, उसे खुद पर ज़रा भी नियंत्रण नहीं है। क्या चाहता है तू? मैं उसे ज़मीन पर घसीटता फिरूं जैसे शादी के दिन किया था? अगर वो तेरे परिवार की होती, क्या तू भी ऐसा ही करता? एम्बेरिक का चेहरा बिगड़ गया। फिर वही बात, तुम्हारी वही अजीब सी करुणा। देखो, मैं समझता हूँ शायद तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता। जब मैंने पहली बार ये बातें सुनी तो सोचा कोई चाल चल रहे हो तुम, राजा को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं तो थोड़ा प्रभावित भी हुआ था, लगा तुम कोई खेल खेल रहे हो। लेकिन अब जब कोई देख भी नहीं रहा तब भी तुम इतनी दूर जा रहे हो। क्या तुम सच में उस औरत को अपनी पत्नी मानकर रखोगे? एरिक की नज़रों में अचानक एक ऐसी धार उभरी जो किसी तलवार से कम न थी, बिल्कुल जानलेवा। जो कभी सिर्फ मेशा को आराम देने की बात थी, अब एरिक के भीतर गुस्से से भड़क उठी। बस बहुत हुआ, चुप हो जा। एम्बेरिक ने हल्के से हाथ उठाए। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस समझ नहीं पा रहा, क्या उसे हटा देना बेहतर नहीं होता? तुम्हारी तो रैन से शादी होने वाली थी, ये सब कैसे हो गया? एरिक ने शांत लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा, काफ़ी है, फ़र्क नहीं पड़ता मैं किससे शादी करता हूँ, जब तक वो परिवार के लिए फ़ायदेमंद हो बस वही मायने रखता है। और जब तक मैं मेशा के साथ हूँ राजा हमें ख़तरा नहीं मानेगा। और फिर उसे तो खुद भी नहीं पता, उसे नहीं मालूम वो किसकी गोद में सिर रख के सोती है, नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ है। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है, क्या मैं और भी ज़ख्म दे दूँ? एम्बेरिक चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली। तुम सही कह रहे हो, ज्यादातर लोग तो उसे किसी अभिशाप की तरह मानते हैं, जैसे वो डर की वजह हो। एरिक की नज़रें कहीं और चली गई। पहली बार किसी ने ये बात जोर से कही थी। उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। लोग सोचते हैं वो कोई महामारी है। कुछ दिन बाद वह बहुप्रतीक्षित काव्य पाठ सभा आखिरकार हुई। हाउस क्लैडनर से जुड़े कई रईस बारी बारी से पहुंचे। उनमें क्रिस की मार्टियनेस और उनकी बेटी भी थीं। समय पर और पूरी गरिमा के साथ एरिक ने शिष्टाचार पूर्वक उनका स्वागत किया। मेशा को अपने साथ खड़ा रखा, लेकिन सिर्फ उतना ही बोला जितना ज़रूरी था। जैसे ही वे अंदर आए, दर्जनों निगाहें उनकी ओर मुड़ी, जिज्ञासा से भरी, परखी जाती और मुस्कानें। सब खोखली, बनावटी, दो परिवारों के बीच टूटी सगाई की असहजता के बावजूद किसी ने उसे जुबान पर नहीं लाया। बस सब चुपचाप देखते रहे, शांत, सतर्क। कुछ पल बाद एरिक ने अपनी पत्नी की कमज़ोर सेहत का बहाना बनाते हुए बिना किसी झिझक के मीशा को अपनी बाहों में उठाया और वहां से चला गया। भीड़ में खड़ी रेन की निगाहें सिकुड़ गईं। वह उन दोनों की जाती हुई परछाइयों को ध्यान से देखती रही। फिर उसने कदम बढ़ाया और आवाज़ लगाई, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एरिक की आवाज़ ठंडी और सपाट थी। क्या चाहती हो तुम? इस तरह मेरा पीछा करना? क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी समझना हो गया है खुद को? लेकिन रेन ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए शांत लहजे में कहा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस एक बात कहने आई हूँ, उसके साथ बच्चा मत पैदा करना। राजा के आदेश के बाद जब उनकी सगाई, जो पहले एक राजनीतिक सौदा थी, चुपचाप रद्द कर दी गई थी, तभी एरिक समझ नहीं पा रहा था कि अब रेन आखिर क्या चाहती है। बिना कुछ और कहे उसने रुमाल अपनी उंगलियों से गिरा दिया और हल्के से कहा, अगली बार मिलेंगे। फिर मुड़कर चली गई। क्रिस परिवार की गाड़ी के अंदर एक आवाज़ आई, क्या तुमने रुमाल गिराकर उसे सब कुछ बता दिया? उसने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। तुमने उन्हें भी देखा ना? माँ ने गाड़ी में बैठे हुए नाक सिकोड़कर कहा। इस तरह एक दूसरे से चिपके हुए कितना घटिया लगता है। हालांकि मानना पड़ेगा, वो लड़की ठीक उसी तरह की है जिस पर मर्द जान छिड़कते हैं। सुंदर चेहरा, हमेशा मुस्कुराती रहती है। सच कहूँ तो तुम्हें ही उनके परिवार में जाना चाहिए था। रेन ने अपनी जिंदगी एक कुलीन घर की आदर्श पत्नी बनने की शिक्षा में गुजारी थी। उस
परिवार की सेवा के लिए। उसका होना कभी उसके अपने लिए नहीं था, सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए था। लेकिन शायद दिल के किसी कोने में रेन इस व्यवस्था से पूरी तरह सहमत नहीं थी। उसके हाथों पर पड़े छाले और चोटों के निशान उन घावों की तरह थे जो किसी कुलीन घर की लड़की के हाथों पर होने नहीं चाहिए थे। उधर एरिक हर रात देर तक काम में डूबा रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं होता था। एक के बाद एक संकट उसे घेरे रहता था। उसका पिता तो कब का शराब और औरतों में खो चुका था। अब पूरे राज्य के सारे कामों की जिम्मेदारी अकेले एरिक पर थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा उसे परेशान कर रहा था वो था युद्ध के बाद की तबाही। इतने सारे लोग मारे जा चुके थे, खेत उजड़ चुके थे और गर्मियों की फसल बेहद कम थी। अगर मैं बस पतझड़ तक टिक सकूं, उसने सोचा, तो जब सैनिक लौटकर कटाई शुरू करेंगे शायद हालात सुधरने लगेंगे। सिद्धांत में तो उनकी कठिन जीत के बदले उन्हें दरबार से अच्छा इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन हकीकत ये थी कि हाउस क्लैडनर को बस कुछ झूठन मिली थी और एक बेकार सी सांत्वना इनाम के रूप में। हार्ड्स की लौह खदान, जिसे बस राजा की इज्जत बचाने के लिए दिया गया था। एरिक की निगाहें कमरे के उस पार चली गईं जहां राजकुमारी चुपचाप बैठी थी। वह खदान कई सालों बाद ही कोई फल दे पाएगी, फिलहाल तो उसका कोई फायदा नहीं था। इस वक्त जरूरी था कि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत था उसे अनाज के बदले व्यापार में इस्तेमाल किया जाए, और राजा की बेरुखी के चलते अब उन्हें सब कुछ खुद ही संभालना था। लेकिन ये सिर्फ पैसे या अनाज की बात नहीं थी। जब उसका पिता पूरी तरह से शराब और औरतों में खो गया था, तब राज्य के हर नौकर और अधिकारी अब एरिक की ओर ही देख रहे थे। उन उम्मीद भरी नजरों से उसका दिल और भी भारी हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे कोई ताबूत हर पल उसके सीने पर और भारी होता जा रहा हो। तभी अचानक उसने पलकें झपकाईं। मीशा धीरे से उसकी आस्तीन खींच रही थी। सॉरी, उसने धीमे से कहा, मैं थोड़ा खो गया था। क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहती हो? अगले ही पल मीशा ने अचानक अपने हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिए। उसी पल एरिक को एम्बेरिक की वो नज़र याद आई जिसमें सिर्फ उलझन थी, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। एरिक ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। भला कौन समझ सकता था? वो खुद भी तो पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। बस एक नज़र डालने की देर थी और एरिक समझ जाता कि मीशा क्या चाहती है। उसने उसे एक टॉफ़ी ऑफ़र की, सोचते हुए कि अभी और रुक जाऊं, मेरे साथ थोड़ा और समय बिताओ। बस उसे यूं गले लगाए रखना, शांत स्थिर, जैसे उसकी बाहों में सुकून पा रही हो। किसी तरह जो बोझ उसके सीने पर दिनों से दबा हुआ था अब थोड़ा हल्का लगने लगा। अगले दिन हाउस क्रिस की एक नौकरानी दरवाजे पर आई। उसका कारण था, मेरी मालकिन ने लगता है अपना रुमाल यहीं छोड़ दिया है। लेकिन उच्च वर्ग में रुमाल कोई मामूली कपड़ा नहीं होता। ये एक संकेत होता है, स्नेह का प्रतीक। और अगर कोई अविवाहित कन्या अपने पूर्व मंगेतर की हवेली में गलती से रुमाल छोड़ दे तो ये एक बड़ा घोटाला बन सकता था। काउंटेस ने तुरंत आदेश दिया कि रुमाल किसी भी हाल में ढूंढा जाए और किसी को शक न हो। इसके लिए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो रुमाल असल में मार्चिनेस का है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से हाउस क्रिस की जो मुख्य नौकरानी आई थी वो मल्लिका की जान पहचान की निकली। उनकी मुलाकात के दौरान उस नौकरानी ने खुलकर कहा, राजकुमारी को 2 साल के भीतर हटा देना चाहिए। अगर चाहो तो मैं कल ही सब निपटा सकती हूँ। मल्लिका ने ठंडी सहजता से जवाब दिया, नहीं, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे जल्दी निपटाया जाए। हमें आगे भी संपर्क में रहना होगा और हम बार बार वाइस काउंट की हवेली आने के बहाने नहीं बना सकते। तब शहर में मिलते हैं। मैं लगभग हर दिन बाहर जा सकती हूँ, तो चलो अगली मुलाकात की जगह और समय अभी तय कर लेते हैं। मैं खुद को उस दिन फ्री रखूंगी। उसी समय एस्टेट में काउंटेस खुद मीशा के बाल संवार रही थी। आज फैमिली डाइनिंग का दिन था और शुरुआत में उसका इरादा था कि वो लड़की को कुछ अनुशासन सिखाए, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने की सोची वो रुक गई और अपना लहजा बदल लिया। छोड़ो मीशा, बस तुम अच्छा खाना खा लो, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। थोड़ी ही दूरी पर काउंट ने मीशा की ओर ठंडी और नफरत भरी नजर डाली। पूरा खाना बहुत ही असहज था। मीशा ने गलती से अपनी फोर्क प्लेट से इस तरह घिस दी कि एक तेज चुभती हुई आवाज निकल गई, जो इतनी कर्कश थी कि सभी अनायास ही सहम गए। काउंट उसी पल भड़क गया। इसके साथ आखिर दिक्कत क्या है? काउंटेस ने भौहें सिकोड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। वो अभी सीख रही है, तुम्हें उस पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। फिर एरिक ने आराम से एक भुना हुआ लैम्प शैंक उठाया और कहा, ये वाला है, इसे तो सीधे हाथ से खा लो। काउंट ने नाक सिकोड़ते हुए
कहा, अविश्वसनीय, इसकी उम्र क्या है? अभी भी तुम्हें इसे खाना सिखाना पड़ रहा है? काउंटेस ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, छोड़ो, मीशा को तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। काउंट कुछ कहने ही वाला था, लेकिन काउंटेस ने उसकी बात अनसुनी करते हुए एरिक से कहा, मीशा को कुछ सब्जियां भी दो। इस पर काउंट और भी चिढ़ गया, उसका चेहरा और गहरा हो गया। उसने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, जिससे सारी कटलरी हिल उठी। तुम दोनों राजा से मिलने वाले हो, तब तक इस लड़की से कोई गड़बड़ी मत होने देना। उन कठोर बातों के बाद काउंट गुस्से में मेज से उठे और वहां से चले गए, लेकिन ना उनकी पत्नी को ना उनके बेटे को कोई फर्क पड़ा। आखिर कुछ ही दिनों में उनका राजमहल का दौरा तय था। काउंटेस ने एरिक की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुमने शाही परिवार के लिए उपहार तैयार कर लिया? एरिक ने सिर हिलाया, हाँ, काफी पहले से तैयार है। एक्विलार राज्य में एक परंपरा है, शादी के 50वें दिन दंपति को दुल्हन के परिवार से औपचारिक रूप से मिलने जाना होता है, और एरिक और मीशा के लिए वो जगह थी शाही महल। उनके रवाना होने की सुबह आखिरकार आ गई। महल की नौकरानियां अचानक बड़ी मेहनती बन गईं, जैसे बिल्कुल परफेक्ट सेविका बनने का नाटक कर रही हों। उनके इस अचानक बदले व्यवहार से एरिक को खुद अजीब सा महसूस हुआ। उसने उस युवती की ओर देखा जो भारी भरकम शाही पोशाक में सजी हुई थी, वही लड़की जिससे उसने शादी की थी, बिना कोई उम्मीद लगाए, सिर्फ लोगों की दया भरी फुसफुसाहटों के बीच। और अब वो लड़की जितनी सक्षम वो दिख रही थी, एरिक की कल्पना से कहीं ज्यादा निकली। एरिक थोड़ा झुककर धीरे से बोला, क्या तुम्हें मेरा नाम भी पता है? मीशा ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। बिना उत्तर के भी एरिक हल्के से मुस्कुरा पड़ा, कोई बात नहीं, बस यूं ही पूछ लिया था। उसके मन में तो यही था कि शायद मीशा को उसका नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी को बचाने की जिम्मेदारी होना शायद कोई बुरा जीवन नहीं था। कुछ ही देर में वे शाही महल पहुंच गए। ऊंची खिड़कियों से तेज धूप भीतर आ रही थी, इतनी कि आंखें चौंधिया जाएं। फर्श पर हल्का संगमरमर बिछा था, बिल्कुल साफ और गंभीर। यहाँ की हर चीज एक ही मकसद से बनाई गई थी, डर पैदा करना। और जितना ज़्यादा एरिक राजा और उसके इस दिखावे के बारे में सोचता गया, उतनी ही ज़्यादा उसे इससे नफरत होने लगी। 20 साल पहले जब वो युवा राजा सिंहासन पर बैठा था, उसने बिना ज़्यादा मेहनत के अपनी सत्ता मजबूत कर ली थी। ये सब उसके ताकतवर ननिहाल साकेत्स घराने की वजह से हुआ था। लेकिन 12 साल पहले उस युद्ध के बाद, जिसमें अनगिनत जाने गईं, राजधानी में कुछ ऐसा हुआ जो किसी को पूरी तरह से समझ नहीं आया, और तब से राजा कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन के बाद से शाही महल का केंद्रीय हिस्सा खून से सना हुआ दुस्वप्न बन गया। एक धब्बा मिटने से पहले ही दूसरी गर्दन गिर जाती थी, और अब पता नहीं कि जिस जमीन पर वे कदम रखने जा रहे थे, कभी वहां किसकी लाश पड़ी थी। जल्द ही दोनों को बड़े सिंहासन कक्ष में ले जाया गया। एरिक ने राजकुमारी के साथ झुककर कहा, आपको प्रणाम महाराज। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, अरे वाह, काफी समय हो गया, ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन मीशा का रंग रूप तो पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। तभी राजकुमारी की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वो लड़खड़ा कर आगे गिरी और जमीन पर गिर पड़ी। राजा उसे घूरता रहा, होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान खिंच गई। इतनी चमक तो चेहरे पर आ गई है, इसका मतलब ये होगा कि जल्द ही संतान की उम्मीद की जा सकती है। शादी की रात से ही एरिक इस पूरे नाटक को निभा रहा था। वो नहीं चाहता था कि एक मासूम लड़की जिसे कुछ समझ भी ना हो, वो प्रसव की पीड़ा से गुजरे। हालांकि दिल अंदर से विरोध कर रहा था, लेकिन जो शब्द उसके मुंह से निकले वो कुछ और ही कह रहे थे। मैं भी यही चाहता हूं, बस मेरी पत्नी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। राजा ने झुंझलाकर हाथ हिलाया, ये स्वास्थ्य की बातें मत सुनाओ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो बस एक अजीब बात जाननी थी जो मैंने नौकरानियों से सुनी। उन्होंने कहा कि शादी की पहली रात की चादरें खून से पूरी भीग गई थीं, लेकिन जब राजकुमारी को नहलाया गया तो उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था। उस रात से लेकर अब तक, चाहे वो बिस्तर हो या उसका शरीर, सब कुछ एकदम साफ, कोई भी निशान नहीं। क्या बात है, क्या तुम्हें राज परिवार का उत्तराधिकारी नहीं चाहिए? तभी एरिक को एहसास हुआ कि उससे एक बड़ी चूक हो गई है। क्या तुम शब्दों के जादूगर नहीं हो? तो अब खुद को समझाओ। मैंने तो सुना है कि तुमने अब तक राजकुमारी को छुआ तक नहीं है। क्या इरादा है, मंदिर जाकर तलाक मांगने का? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं है। एरिक अंदर तक हिल गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी निजी बातें भी महल की नौकरानियां जाकर राजा तक पहुंचा देंगी।
राजा की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। अच्छा, तो कार्डिनल परिवार को अब राजघराने का मजाक उड़ाने की हिम्मत हो गई है। मेरी प्यारी मीशा इतनी सुंदर है और फिर भी तुम उसे हाथ तक नहीं लगाते। बताओ, क्या तुम्हारा ये व्यवहार राजगद्दी के खिलाफ गद्दारी माना जाए? एरिक के सीने में जैसे एक भारी बोझ उतर गया। तो ये वही कोना था जहां उसे हमेशा धकेला जाना था। अब जबकि राजा ने खुद गद्दारी जैसा शब्द बोल दिया है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। एरिक अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था, लेकिन फिर उसके माता पिता और कार्डिनल परिवार के वफादार लोगों का क्या होगा? उसने राजधानी में सिर्फ करीब 70 सैनिक ही लाए थे, जो शाही गार्ड की पूरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं थे। बस एक हल्की सी उंगली के इशारे पर राजा ने आदेश दिया, आयशा इधर आओ। और एरिक की हैरानी के लिए मीशा सच में घुटनों के बल रेंगते हुए सिंहासन की ओर बढ़ने लगी। मेरे प्यारी छोटी बहन, राजा ने नर्म लहजे में कहा, मेरी कुछ मदद करो समझने में। क्या तुम्हारे पति ने कभी रात में तुम्हारे कपड़े उतारे हैं? लेकिन राजकुमारी एकदम शांत रही, जैसे कुछ सुना ही ना हो, बस जूतों से खेलने में लगी रही। अचानक राजा ने उसका बाल बुरी तरह से खींचा। बिना किसी चेतावनी के मीशा दर्द में चिल्ला उठी। एरिक चीख पड़ा, महाराज कृपया उसे छोड़ दीजिए। लेकिन राजा ने गुस्से में कहा, मीशा मैंने तुमसे सवाल किया था, क्या उसने तुम्हें छुआ या नहीं? मीशा की आंखों में आंसू भर आए। बहुत दर्द हो रहा है, उसने धीमे से कहा, यहीं सीने पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एरिक एकदम थम गया। जो कुछ वो बोल रही थी वैसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। क्या ये सब क्या हो रहा है? तभी राजा गुस्से में खड़ा हुआ। बस बहुत हुआ, मुझे अपनी बहन की रात की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। कितनी घिनौनी बात है ये सोचकर भी। और उसने मीशा को जोर से लात मारी, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। इसे यहाँ से ले जाओ अभी। एरिक आगे बढ़ा और चुपचाप उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अब उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल चुका था। कुछ भी कहने लायक नहीं था। जो वो उस पल महसूस कर रहा था उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। क्या ये अपमान था जो राजा की इस घटिया साजिश में उसे घसीट कर दे दिया गया था? ये गुस्सा था या उस विश्वासघात की चुभन उस लड़की से जिसने उसे परिवार की तरह अपनाया था और जिसे उसने खुद भी वैसे ही संभाला था? बगीचे में लौटते समय एरिक ने एक शब्द नहीं कहा। मीशा उसकी बाहों में चुपचाप सोई हुई थी, लेकिन एरिक के होठों पर खिंचा हुआ तनाव सब कुछ कह रहा था। एक तूफान आने वाला था। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, एरिक ने पहला आदेश दिया, आज रात मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। दूसरी मंजिल पर कोई नहीं जाएगा। तुम लोग सैनिकों की चौकी पर जाओ, कलन को यहाँ लाओ, वो पश्चिमी हिस्से की दूसरी मंजिल की निगरानी करेगा। महल की दासियां आपस में हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगीं। नीचे की मंजिल से भी राजकुमारी की चीखें सुनाई दे रही थीं। वो एरिक की बाहों में बुरी तरह तड़प रही थी, रो रही थी और जोर जोर से छटपटा रही थी। लेकिन एक नाजुक सी लड़की भला एक अनुभवी योद्धा के सामने क्या कर सकती थी? कलन थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गया। किसी को इस दरवाजे के पास नहीं आना है। अगर कुछ भी हो तुरंत मुझे सूचना दो। कमरे के भीतर एरिक ने मीशा को अंदर के सेवकों वाले बिस्तर पर जोर से फेंका। दीवारें यहाँ मोटी हैं, जितना चाहे चीख लो, कोई नहीं सुनेगा। उसने उसका कलाई पकड़कर जोर से खींचा और ठंडी आवाज में कहा, सुना तुमने? मेरा मतलब है अब तुम चाहे जो भी कहो कोई नहीं सुनेगा। मैं जानता हूँ तुम लोगों से बात कर सकती हो। अब बोलो, बोलो जरा। मीशा एकदम जड़ बन गई। एरिक की मौजूदगी का दबाव इतना भारी था कि उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने ज़बरदस्ती एक टेढ़ी सी भोली सी मुस्कान देने की कोशिश की, जैसे सब कुछ मजाक में टाल दे। लेकिन एरिक अब ऐसे बहानों से बहलने वाला नहीं था। मेरे पास बहुत सब्र है, उसने बेहद ठंडे स्वर में कहा। कितनी देर तक ये नाटक चलाने का इरादा है? अगर आज मैं पकड़ ना पाता तो क्या तुम हमेशा छुपाते रहते? मुझे क्या समझते हो? एक ही शब्द ने उसे पूरी तरह रोक दिया, हबी। उस लहजे में, उस अंदाज में बिल्कुल वही बात थी जो काउंटेस ने एक बार काउंट से कही थी। तुम्हें सच में मीशा की फिक्र छोड़ देनी चाहिए, उसे तुम्हारी अटेंशन की जरूरत नहीं है। उसी पल एरिक ने सच में सोचा कि क्या उसने राजा के सामने हुई सारी बात बस अपनी कल्पना में देखी थी। तुम क्या कर रहे थे? एरिक ने धीरे से पूछा। मीशा ने हल्का सा सिर झुकाया और शांति से जवाब दिया, क्योंकि जल्द ही वे सब भूखे कुत्तों की तरह कोई भी कमजोरी खोजने के लिए घूरेंगे, इसलिए हमें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम बिल्कुल ठीक हैं। उसका लहजा स्थिर और प्रवाहमान था, लगभग असामान्य रूप से, जैसे ये शब्द उसके खुद के न हों बल्कि कुछ उसने सुने और याद किए हों। वह शांत आवाज
और नरम चेहरा उसके हाथों की सूक्ष्म कांप से मेल नहीं खाते थे। उसकी उंगलियां हिल रही थीं, वो डर रही थी, वो खुद को संभाले हुए थी। एरिक आगे पूछना चाहता था लेकिन खुद को रोका। मैं तुम्हें दबाव नहीं डाल रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। आखिरकार उसका कलाई छोड़ दिया। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो पूरी तरह से सचेत थी। फिर वास्तव में वह अब तक क्या सोच रही थी? उसने सुना था कि जब मीशा 8 साल की थी उसने अपनी माँ की मौत अपने ही सामने देखी थी और उसके बाद शायद उसने अपने और भाई बहनों को एक एक करके राजा के हाथों फांसी दी जाती देखी थी। वो शायद इसलिए बची थी क्योंकि उसने जिस अपमान और तिरस्कार को सहा था वो शायद जानवरों के लिए भी ज़्यादा क्रूर होता। उसकी ज़िंदगी कैसी रही होगी ये सोचकर एरिक का गला सूख गया। वे एक दूसरे को ज़्यादा दिन नहीं जानते थे। उसे किसी को सांत्वना देने का अधिकार नहीं था जिसने इतना कुछ सहा हो, और वैसे भी कोई भी शब्द, खासकर वो आसान सी बात कि तुमने काफ़ी सहा, उसे कभी सुकून नहीं दे सकती। वह मीशा से कुछ कहना चाहता था लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उस रात राजकुमारी स्टडी में सोई और एरिक उसके करीब रहकर चुपचाप पहरेदारी करता रहा जब तक सुबह नहीं हुई। सुबह होते ही बटलर नाश्ता लेकर आया और साथ में मलिका भी आई। एरिक को लगा था मलिका झूठी खबर देने के लिए सजा पाएगी, लेकिन उसकी हैरानी की बात थी कि वह बिल्कुल ठीक ठाक थी। जब वो प्रिंसेस को जगाने लगी, एरिक ने उसे रोका, थोड़ा और सोने दिया। उसे अंदाजा था मलिका क्या सोच रही होगी कि आखिरकार उन्होंने वो किया जो शादी की रात नहीं कर पाए थे। शायद उसे ऐसा विश्वास करने देना बेहतर था। एरिक अकेले नाश्ता करने बैठा, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने काफ़ी समय से अकेले खाना नहीं खाया और अब हर कौर रेत जैसा लग रहा था। प्रिंसेस जल्दी ही अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। हमेशा की तरह उसने अपना रोज़ाना रूटीन शुरू किया। पहले डेस्क पर गड़बड़ मचाई, फिर काले बालों वाले आदमी के फेंके हुए कपड़ों में छेद किए। वह मेड की मदद भी करती रही, उसके कुछ सफ़ेद बाल खींचते हुए, और इसी तरह उसने अपना आधा डेली चेकलिस्ट पूरा कर लिया। मेड की शिकायतें सुनने का नाटक करते हुए उसके ख्याल वापस काले बाल वाले आदमी पर आए। वह कल बहुत अपसेट लग रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया क्यों। अगर वो किसी को मेरा सीक्रेट बता दे तो, अगर वो मुझे यहाँ से निकालवा दे तो, नहीं, चाहे वो गुस्सा भी हो, अभी तक वह बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर वो सच में मेरे बारे में किसी को बता दे तो। ये सोचकर मीशा एस्टेट के दूसरे तरफ जल्दी से चली गई। वहाँ काउंटेस ने उसे देखा और कहा, मीशा, तुमने अच्छी नींद ली? मैंने कहा था कि तुम्हें अकेले इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ये खतरा है। मीशा काउंटेस की गोद में गिर गई जैसे वह चाहती थी। काउंटेस ने उसके बाल धीरे से सहलाए। गरीब बच्ची, लग रहा है वो अभी भी आधी नींद में है। शुक्र है कि वह बिल्कुल यूजुअल जैसी लग रही है। मीशा को आराम देते हुए काउंटेस ने गार्डनर से नई बाड़ के लिए माजू वुड इस्तेमाल करने की बात की। मीशा को वो मटेरियल पता था। रॉयल पैलेस में रोज वुड इस्तेमाल होता है जो माजू वुड से 5 गुना महंगा है। क्या ये जगह इतना गरीब है कि फैंसी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती? वैसे भी उसने कभी रॉयल पैलेस और सीलिया पैलेस के बाहर कुछ नहीं देखा था। उसकी दुनिया बहुत सीमित थी। तभी बटलर ने बात जोड़ी, हाँ, लीजन फैमिली का डेयरी फार्म अब बटर और चीज़ बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ा महंगा है, 20 फेस्टर्स, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैं थोड़ा लेकर आया हूँ। मिशा हैरान होकर पलकें झपकाई। उस छोटे से बटर का टुकड़ा 20 फेस्टर्स का था। काउंटेस ने एक टुकड़ा उठाकर धीरे से उसे खिलाया। मिशा को याद आया कि एक बार मेड ने कहा था पूरे आटे का बैग भी 20 फेस्टर्स का होता है। मतलब ये हाथ जितना छोटा बटर पूरे आटे के बराबर था। वह काले बाल वाला आदमी हमेशा लोगों के खाने की चिंता करता था। अगर पैसे कम हैं तो आटा खरीदना ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। मिशा, ये टेस्टी है, तुम इतनी खुशी से खा रही हो? काउंटेस ने प्यार से कहा। अच्छा, तुम मिशा के लिए करीब 5 दिन का बटर खरीदते हैं। आमतौर पर वे सिर्फ 4 फेस्टर्स का बटर खरीदते थे, लेकिन 5 दिन का मतलब 100 फेस्टर्स, यानी 1 जेरी। काले बाल वाले आदमी और काउंटेस, वे मुझसे खाना खाते हुए क्यों इतने खुश दिखते हैं? उनके कारण जो भी हों, वो काइंड केयर सिर्फ उसके लिए नहीं हो सकती थी। आखिरकार प्रिंसेस को हमेशा एक कर्स की तरह ट्रीट किया गया था। किसी ने भी कभी उससे सच में दया नहीं दिखाई थी। जल्द ही शाम हुई। एरिक उसे लेने आया, लेकिन इस बार वो लड़की जो हमेशा उसकी बाहों में दौड़ती थी हिली नहीं। वह उसके साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी, पर एरिक ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। एक ही झटके में उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। करीब झुककर एक ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वही सुन सकती थी, मियाँ, तुम्हें मेरे साथ शांति से चलना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो कल हुआ उसके बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। जब एरिक को पता चला कि प्रिंसेस पागलपन का नाटक कर रही है, तो उसने उसे खुद से खाना खिलाना शुरू कर दिया।
मिया इस आदमी से नफरत करती थी। एरिक हर समय उसके खिलाफ खड़ा लगता था। ये आदमी बहुत डिग्निफाइड, रिफाइंड और इमोशनली स्टेबल था, जबकि उसने 10 साल से नाइफ और फोक का इस्तेमाल नहीं किया था। इतना सिंपल काम जैसे मांस काटना भी उसके लिए मुश्किल था, लेकिन आदमी ने गंभीरता से उसकी तारीफ की। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांपते थे, फिर भी वो झूठ बोलकर उसकी तारीफ करता रहा। मिया ने नाइफ गिरा दी और हाथ से खाना उठाकर मुंह में भरने लगी। एरिक उसकी हरकत से हैरान रह गया। फिर से ये क्यों? लड़की ने भौहें सिकोड़कर उसकी बात पर गुस्सा जताया। अगर बाद में मेड्स को टेबल बिल्कुल साफ मिलेगी तो वे मुझ पर शक करेंगी। अचानक आदमी ने सिर झुका लिया और अपने लाल चेहरे को ढक लिया। ऐसा मत करो, मैं समझता हूँ। मिया उलझन में थी। क्या वो नाराज़ है? लेकिन उसकी खराब टेबल मैनर्स कोई नई बात नहीं थी। लगता है उसे भविष्य में और रेस्ट्रेंट की ज़रूरत है। अचानक लड़की की ठुड्डी पकड़ ली गई। ऊपर देखो। आदमी उसके चेहरे से गंदगी साफ करने लगा। मैं क्या करूं? क्या तुम्हारा चेहरा साफ करके तुम्हें पहले की तरह खिलाऊं? मीशा ने सिर हिला दिया। वो काफ़ी समझदार था। अपना हाथ दो। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से पहुंचा। ये देखकर लड़की, जो कोमल व्यवहार की आदी नहीं थी, नज़रें फेर लीं। खाने के बाद का रूटीन उसका नहलाना था। इस बार एरिक बाहर नहीं गया। ठंडे पानी का कटोरा लड़की के सिर पर उड़ेल दिया गया। मेलिया, जो प्रिंसेस को मूर्ख समझती थी, शिकायत करने लगी। ये लड़की कभी बीमार क्यों नहीं पड़ती? मैं सच में कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। मिया भी सोच रही थी कि वो बीमार क्यों नहीं होती। वैसे तो उसे नहलाने वाली मोटी मेड होती थी, आज ये क्यों? मिया हंसकर मलिका के बाल पकड़ने लगी। मलिका को उम्मीद नहीं थी कि वो विरोध करेगी और गुस्से में धक्का दे बैठी, लेकिन इस बार वो गलत थी। क्या कर रही हो? पीछे से आदमी की आवाज़ आई। मलिका ने हैरानी जताई। आप यहाँ क्यों हैं? जैसा आप देख रहे हैं, प्रिंसेस अचानक संघर्ष करने लगी। कभी कभी उसे चोट लग जाती है, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। कितनी हास्यास्पद बात है। उसकी बोलने की अक्षमता का फ़ायदा उठाकर झूठ बोल रही है। जैसे ही मलिका एरिक को बाहर भेजने ही वाली थी, आदमी अंदर आ गया। मैं उसे नहलाऊंगा। हे भगवान, आप खुद प्रिंसेस को नहलाएंगे? वो पानी में गिर सकती है या अचानक कूद सकती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। एरिक ने ठंडी नज़र से देखा। तो क्या मुझे उसके पति को ये नहीं करना चाहिए? मलिका ने उसे रोकने के लिए नहलाने की जटिल प्रक्रिया गिनानी शुरू की। प्रिंसेस को नहलाना आसान नहीं है। पहले उसके बाल धोना, फिर तेल लगाना, पानी सुखाना और लोशन लगाना पड़ता है। लेकिन ये सब झूठ था। पहले तो बस साबुन से नहलाया जाता था, लेकिन फिर भी ये महल से अच्छा था। वहाँ तो बस एल्कलाइन पानी में फेंक दिया जाता था, जैसे कपड़े धोए जाते हैं। एरिक के जिद करने पर मलिका मजबूरन चली गई, लेकिन अब एरिक खुद दुविधा में था। उसने सिर फेरकर हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम खुद नहा सकती हो? वो खुद कैसे नहा सकती थी जबकि वो पागल होने का नाटक कर रही थी? एरिक ने होंठ काटे, चेहरा लाल हुआ और धीरे से कहा, मैं समझ गया, ज़रा रुको। मिया उलझन में थी। वो फिर गुस्सा क्यों लग रहा है? लेकिन उसे और गुस्सा दिलाने से कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए उसने सहयोग करने का फैसला किया। जैसे ही एरिक ने प्रिंसेस को पास आते देखा, उसने अपना चेहरा ढक लिया। तुम क्या कर रही हो? लेकिन अगले ही पल उसकी सारी झिझक और शर्म गायब हो गई। लड़की ने तौलिया गिरा दिया और उसके शरीर पर चोटों और निशानों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। घाव कांटों की तरह थे, जो उसके सहन किए गए टॉर्चर की याद दिला रहे थे। लड़की की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे ये सब सामान्य हो। मीशा ने जब पहली बार एरिक का डरावना और दबदबे वाला शरीर देखा था, तो उसने ठान लिया था कि विरोध नहीं करेगी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही बचती आई थी। लेकिन जब उसने आदमी के चेहरे का भाव साफ देखा, तो डर ने उसे घेर लिया। वो पीछे हटने लगी। शायद मैं गलत थी। ये आदमी डरावना दिखता है, लेकिन अब तक उसने ज़्यादातर मेरे साथ नरमी ही बरती है। लेकिन अब उसका चेहरा, क्या मुझे फिर से पीटा जाएगा? वो कभी नहीं जानती थी कि लोग क्यों पीटते हैं, लेकिन पीड़ा हमेशा बिना वजह आती थी। लेकिन इस बार दर्द नहीं आया। मिया ने आश्चर्य से ऊपर देखा। इतने गहरे जख्म कितनी बेरहमी से किया होगा। ये किसने किया? उसने आदमी की आवाज़ में चिंता सुनी, तो वो उस पर तरस खा रहा था। शायद ये पहली बार था जब उसने इतनी दुखी आवाज़ सुनी थी। मिया ने मुश्किल से बोलते हुए कहा, किंग। उसे लगा कि जवाब देना चाहिए। ये अप्रत्याशित होते हुए भी अपेक्षित उत्तर था। एरिक की आंखें उसकी बात से ही उदास हो गईं। वो इतना विचलित हो गया कि समझ नहीं पाया क्या करे। फिर उसने मीशा को थाम लिया।
चलो जल्दी नहा लो और निकलो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। एरिक ने आस्तीन चढ़ाई। अगर असहज लगे तो मुझे बताना, आखिर ये पहली बार है जब मैं किसी को नहला रहा हूँ। लड़की ने अब जाकर समझा कि वो गुस्से में नहीं था, उसकी आंखों में अब बस सहानुभूति थी। वो कहना चाहती थी कि मुझे कुत्ते की तरह नहला दो, लेकिन वो बहुत ध्यान से कर रहा था। गर्म पानी में बैठकर मीशा ने पहली बार जाना कि नहाना कितना सुखद हो सकता है। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि जो आदमी उसे इतनी सावधानी से नहला रहा है उसका चेहरा अब लाल हो चुका है। जब एरिक उसकी पीठ धो रहा था तो लड़की हंस पड़ी। वो उसके हाथ से बच गई। आदमी उसकी नज़र से चौंक गया और तुरंत चेहरा लाल करते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। आमतौर पर शांत और संयमित रहने वाला आदमी उलझे हुए शब्दों में बड़बड़ाने लगा और बार बार सॉरी कहने लगा। उसकी यह झिझक लड़की पर भी असर करने लगी। मियाँ भी अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। दिन भर व्यस्त रहने के बाद नहाने के बाद एरिक थककर बिस्तर पर लेट गया। मियाँ ने सोचा कि वो पूरी तरह थक गया होगा, तभी उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, लेट जाओ और आराम करो, तुम भी थकी होगी। मियाँ चुपचाप उसके पास लेट गई, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि आराम मुझे नहीं बल्कि तुम्हें करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एरिक की सांसें स्थिर हो गईं। लड़की चुपचाप उसके सोते चेहरे को देखती रही। उसे सचमुच ये आदमी समझ नहीं आता था। कल ही उसने उसकी जान बचाई थी और फिर भी वो उसे धमकाता है। लेकिन आज जब उसने उसके शरीर के निशान देखे तो उसका चेहरा उदास हो गया। कभी जब वो ठीक से खाना नहीं खाती तो उसका चेहरा घृणा से भर जाता है। क्या वो सच में सो गया है? लेकिन शायद ये आदमी बहुत कम ही मिलता होगा जो इतना अच्छा हो। लड़की धीरे से दरवाज़ा खोलकर दूसरे कमरे में चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, एरिक की आंखें खुल गईं। वो बैठकर दरवाजे की दरार से आती रोशनी को घूरने लगा। फिर लड़की की हल्की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक न सका और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आवाज़ साफ होती गई, आदिल, मेरे लिए सरदर्द की दवा ले आओ, वो मेरे कमरे में होनी चाहिए। अभी राजधानी के उत्तरी हिस्से में फूड पॉइजनिंग फैल रही है। दवा की कीमत 5 डाई से बढ़कर 7 जैर हो गई है। मियाँ अभी फॉर्क इस्तेमाल करना सीख रही है, उसकी आलोचना मत करना। लड़की की आवाज़ बहुत साफ और दृढ़ थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर लग रहा था कि ये सारी बातें वो दूसरों से सुनकर दोहरा रही है। अगले दिन नौकरानियां हमेशा की तरह राजकुमारी का शरीर जांच रही थीं। मालिक ने अब तक उसे छुआ भी नहीं, तो फिर सबको क्यों बाहर भेजता है? देखो, उसका शरीर पूरी तरह साफ है, कोई निशान भी नहीं है। मियाँ के लिए ये सब बार बार होता आया है, लेकिन आज उसका मूड कुछ और था। शायद कर उस काले बालों वाले आदमी ने उसमें शर्म की भावना जगा दी थी और उसने उसकी एक और अजीब आदत पकड़ ली थी। पहले जब वो पागल बनने का नाटक करती थी तो दूसरों की बातें या ताने उसे फर्क नहीं डालते थे, लेकिन अब जब उसकी असली पहचान सामने आ गई है तो उसे इस बात की परवाह होने लगी कि कहीं वो आदमी उसका मजाक ना उड़ाए। मियाँ हैरान थी, क्या उसे तुम्हारा शरीर देखकर कोई इच्छा नहीं होती? वैसे भी कौन चाहेगा कि तुम्हारे जैसी कोई बच्चे पैदा करे? मियाँ ने मुड़कर देखा, उसका शरीर सचमुच हाल में बहुत साफ रहा है, एक खरोंच तक में ही है। उसे मौका देखकर खुद को गिराना चाहिए ताकि दूसरों को शक ना हो, पर यह कैसे करे? वो खुद को बहुत ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहती। क्या किसी महंगी चीज़ को नुकसान पहुंचा दे? नहीं, यहाँ के पहरेदार तो सिर्फ साधारण लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इससे हालत और ख़राब हो जाएगी। मियाँ ने सीढ़ियों की तरफ देखा। मोटी नौकरानी उससे अभी कुछ दूर थी। अगर वो खुद को संभाल कर गिरे तो बहुत चोट नहीं लगेगी। दर्द तो होगा, लेकिन यही सबसे सही तरीका है। मियाँ जैसे ही गिरने का नाटक करने वाली थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम सच में चिंता बढ़ा देती हो। लड़की को पीछे खींच लिया गया। उसने सोचा, ये यहाँ कब आया? मियाँ उसे देखना बिल्कुल नहीं चाहती थी, खासकर कल रात की घटना के बाद। एरिक उसे ग्रीन हाउस में ले गया। वहाँ से सारे पंछी हटा दिए गए थे। लेकिन क्या तुम्हें सच में पंछियों से नफरत है? लड़की ने बस एक आवाज़ निकाली। उसने दोबारा पूछा, क्यों? कोई खास वजह है? क्योंकि पंछियों ने खा लिया था क्या? लड़की जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने गुस्से से एरिक को देखा और चेहरा फेर लिया। आदमी फिर पूछने लगा, क्या जब तुम बोलती हो तो तुम्हें किसी तरह की परेशानी होती है? यहाँ और कोई नहीं आएगा, तुम निश्चिंत रह सकती हो। दरअसल उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई और आ जाएगा। लड़की की हिचकिचाहट देखकर आदमी को कुछ समझ आया। क्या तुम्हें बोलने में दिक्कत है? वो अपने मन में तो ठीक से बातें कर पाती है, लेकिन जब सचमुच बोलने की कोशिश करती है तो उसे कठिनाई होती है। क्या तुम बहुत लंबे समय से लोगों से बात नहीं कर पाई हो, इसलिए अब अपने दिमाग में ठीक से भाषा नहीं बना पाती? सच में वो समझा नहीं पाती। और ये आदमी सच में जान गया कि वो ठीक से क्यों नहीं बोल पाती।
उसने फिर कहा, तो यही वजह है कि तुम दूसरों की बातें नकल करती हो। सिर्फ सिर मत हिलाओ, बोलकर जवाब देने की कोशिश करो। मैं देख रहा हूँ कि तुम छोटे छोटे जवाब तो दे सकती हो। मिशा को लगा कि वो एरिक को मना ही नहीं कर सकती। जब भी उसका गंभीर चेहरा देखती है तो चाह कर भी मना नहीं कर पाती। उसने कहा, आई नो, और अपनी ही आवाज़ सुनकर चौंक गई। झिझक की भावना फिर से दिल में भर गई। आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, बार बार बोलोगी तो ये आसान होता जाएगा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों ना तुम बोलना मुझसे सीखो। एरिक ने उसका हाथ अपने गले पर रखा और बोला, इंसानों की वोकल कॉर्ड यहीं होती है, महसूस कर रही हो। फिर उसने अलग अलग आवाज़ें निकालनी शुरू की और समझाने लगा कि आवाज़ की ऊंच नीच के हिसाब से वोकल कॉर्ड हिलते हैं। लड़की अपनी उंगलियों से उसका कंपन महसूस कर रही थी। मेरा प्रोनाउंसिएशन आरामदायक लगता है ना? किसी ने मुझे वॉइस चेंज के समय ये सिखाया था, तुम भी ट्राई करो। उसने अपनी गर्दन को छुआ और मन ही मन सोचने लगी कि वॉइस चेंज का मतलब क्या होता है। जैसे ही उसकी आवाज़ बदली, उसने अपने गले में हल्का कंपन महसूस किया। एरिक मुस्कुराया, क्या तुमने महसूस किया? तुम कुछ बोल सकती हो, कुछ भी ठीक रहेगा। वॉइस चेंज क्या है? एरिक फिर से चौंक गया और फिर हंस पड़ा। माफ़ करना, ये तुम्हारा पहला सवाल है, तुम इतना अजीब क्यों पूछ रही हो? जब लोग एक उम्र में पहुंचते हैं तो उनकी आवाज़ बदल जाती है, यही वॉइस चेंज है। क्या तुम्हें और कुछ पूछना है या ज़रूरत है? लड़की के पास एक बहुत ज़रूरी सवाल था। भगवान ने उसे फिर से नहीं छुआ, फिर भी वो सबको दूर क्यों करता है? इसका क्या मतलब है? ये सोचते हुए मीशा ने अचानक मुड़कर अपने पैर उठा लिए। तभी एरिक को एहसास हुआ कि उसने सही सुना है। उसने घबराकर लड़की को रोका। नहीं, ऐसा मत करो, मैं समझ गया, दोबारा ऐसा इशारा मत करना। हमारी शादी की रात जो होना चाहिए था वो कब पूरा होगा? ये सुनकर एरिक हकलाने लगा और बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्यों ना हम पहले और करीब आ जाएं, ताकि हमारे बीच की असहजता थोड़ी कम हो सके। मियाँ अभी उसका मतलब समझ भी नहीं पाई थी कि वो पहले ही उठ खड़ा हुआ और बोला, आओ मैं तुम्हें ग्रीन हाउस दिखाऊं। राजा ने कभी उनकी शादी पूरी न होने को बहाना बनाकर क्लैडर परिवार पर गद्दारी का आरोप लगाया था। फिर भी मीशा को समझ नहीं आता कि एरिक हमेशा इतना धीमा क्यों है, और ऊपर से राजा ने उन पर नजर रखने के लिए नौकरानियां भी लगा रखी हैं। थोड़ी ही देर बाद एरिक ने हैरानी से कहा, तो तुम्हें पैरों से कोई तकलीफ नहीं है? लड़की ने हल्की मुस्कान दी, जैसे कोई बिल्ली करती है। सोचते हुए बोला, मैंने तो शुरू से ही तुम्हारे धोखे में आ गई। असल में ये सब उसने कठिन अभ्यास ने हासिल किया था। एरिक हैरान था कि आखिर उसने ये कैसे किया। मीशा अब भी खुद को साफ साफ व्यक्त नहीं कर पाती थी। कुछ सोचकर उसने फिलहाल चुप रहना सही समझा। जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाईं, एरिक भी रुक गया। क्या तुम्हें हक चाहिए? आज तुमने सच में ज्यादा चल लिया है। लड़की ने अपने बालों से खेला। ये आदमी उसे किसी बात के लिए मजबूर नहीं करता, नहीं सवालों से दबाता है। ये उसके लिए बहुत राहत की बात थी। वह उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा था। ऐसा लगता था जैसे ये नरमी बहुत लंबे समय तक रहेगी। शादी से एक दिन पहले एक प्रीस्टेस ने उसे पहली रात के बारे में बताया था। उसने केवल औपचारिकता निभाते हुए एक ही लहजे में सब कदम गिना दिए थे, जिससे मीशा को अजीब सा एहसास हुआ था। प्रीस्टेस ने यह भी कहा था कि इस प्रक्रिया में शारीरिक पीड़ा होगी, इसलिए उसे हमेशा लगता रहा कि ये सिर्फ एक बोझ है। लेकिन अब उसे लगता था कि यही इस रिश्ते को मजबूत करने का जरिया है। लेकिन कुछ दिन पहले इस आदमी से बातचीत के बाद से एरिक बहाने बना रहा है, जबकि उसकी जिंदगी भी राजा के हाथ में है। फिर सिर्फ वही क्यों चिंतित है? उसकी नजरें देख एरिक ने पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? लड़की की आवाज में हल्की नाराजगी थी। आखिर हम कब करीब होंगे? क्या पता अब तक जो कोमलता उसमें दिखाई है वो सब दिखावा हो। शायद वह सिर्फ समय खींच रहा हो ताकि बाद में रिश्ता तोड़ना आसान हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो? उसने मेलिया की बात याद की कि अगर वह पूरी तरह निर्वस्त्र भी हो जाए तो भी वह उसे नहीं चाहेगा। जब भी लोग यहाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, वह बेचैनी से भर जाती है। इसलिए वह जल्द से जल्द इस रिश्ते को पक्का करना चाहती थी, क्योंकि उसे यहाँ रहना बहुत पसंद है। कभी कभी तो उसे लगता था जैसे वह फिर से उन दिनों में लौट आई हो, जब एरिक को लंबे समय तक लड़की का जवाब नहीं मिला तो वह परेशान हो गया। मीशा, क्या तुम ठीक नहीं हो? मैं तुम्हें कई बार बुला चुका हूँ। लड़की नहीं जानती थी कि अपनी बेचैनी कैसे बताए, इसलिए बस वही दोहरा दिया जो मेड ने कहा था। आखिर कौन चाहेगा कि ऐसा कोई उसका बच्चा उठाए? एरिक सन रह गया। तुम क्या कह रही हो? किसकी हिम्मत हुई ऐसा कहने की? उसके तीखे लहजे से लगता था कि लेडी मलका ने कहा होगा। ओह, तो तुम पहले यही कहना चाह रही थी? एरिक का चेहरा लाल हो गया। मैंने पहले कहा था कि हमें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता,
फिर वही बात, लड़की ने तकिया फेंका और उसके ही शब्द दोहराए, क्यों ना हम पहले और करीब आ जाएं ताकि हमारे बीच की असहजता कम हो। एरिक को अचानक समझ आया, मुझे लगा उस दिन तुम मेरी इतनी बातें क्यों मान रही थी। तुम ये सोच रही थी कि मेरी बातें मानकर तुम वो सब कर सकती हो, तुम काफ़ी चालाक हो। लेकिन मुझे भी मानसिक तैयारी का समय चाहिए। आखिर ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसे करने के तरीके पर हम रात को बात करेंगे। लेकिन उसने तो साफ सुना था कि ये पहली मुलाकात में भी हो सकता है। उस रात एरिक ने बेड साइड पर मोमबत्ती रखी और बोला, हालात अभी काफ़ी उलझे हुए हैं, ऊपर से तुम्हारे साथ आई नौकरानियां भी हैं। साफ है कि तुम शादी की पहली रात की चीज़ चाहती हो और मैं तुम्हें पहले बेहतर समझना चाहता हूँ। तो क्यों ना हर रात तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ भी चलेगा। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ सहयोग करूँगा। चलो किसी आसान से सवाल से शुरू करते हैं। तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है मेरी लेडी? लड़की ने जवाब दिया, मांस। एरिक थोड़ा चौंक गया। मैंने सोचा था तुम्हें केक या कुकीज़ पसंद होंगी। मुझे फल और सब्जियां भी पसंद हैं, क्योंकि युद्ध के मैदान में हम केवल सूखा और बेस्वाद खाना ही खा सकते थे। जैसे ही उसने युद्ध के मैदान का जिक्र किया, मियाँ की आंखें चमक उठीं, जैसे उसे उम्मीद हो कि वह आगे बताएगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर एरिक हंस पड़ा। क्या तुम्हें हमेशा घर पर रहकर बोरियत नहीं होती? मियाँ बोर का मतलब भी नहीं समझती थी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही जीती आई थी। लेकिन अब उसे कोई जवाब देना ही था। एरिक, बात करना बंद करो। आदमी हैरान रह गया। क्या तुम इस बार मेरी माँ की बोलचाल की नकल कर रही हो? वो फिर से हंस पड़ा। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरा नाम ले सकती हो। एक बार और कहो। ये तो मुश्किल नहीं था, इसलिए मियाँ ने अकेले ही उसका नाम पुकारा। एरिक का चेहरा नर्म पड़ गया, जैसे कुछ उसके दिल को छू गया हो। बहुत अच्छा, मेरी लेडी की आवाज़ कितनी सुंदर है। उसने मियाँ का चेहरा अपने हाथों में लिया। वैसे भी इस बार तुमने आज्ञा मानी तो मैं भी तुम्हें ईमानदारी का एक छोटा सा इशारा दिखाता हूँ। उसने धीरे से लड़की के माथे पर चुंबन रखा। मियाँ जैसे पत्थर की तरह जम गई, बिना पलक झपकाए उसे देखती रह गई। ये पहली बार था जब एरिक को किसी के लिए इतनी गहरी जिज्ञासा महसूस हुई। उसने बचपन से सभी को इतनी पूरी तरह धोखा दिया कि यहाँ तक कि वो भी, जिसने अनगिनत घायलों का इलाज किया था, ये पहचान नहीं पाया कि उसकी टांग की अपंगता एक नाटक थी। निर्दयी शाही महल में रहते हुए भी उसने अब तक अपनी पहचान छुपा ली थी। ये वाकई अद्भुत था। एरिक अब उसके अतीत के बारे में जानने को बेचैन हो गया। ये सोचने को मजबूर हो गया कि उसकी छोटी सी दुनिया में हर दिन क्या चलता है। उसके दिल को समझने की उसकी चाह और बढ़ गई। लेकिन अगले ही दिन सुबह उसे अपनी माँ के गुस्से की खबर मिली। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने लड़की को बिस्तर पर पीला और बीमार सा पड़ा देखा। एरिक का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी माँ इतनी गुस्से में थी कि मानो किसी का कत्ल कर देगी। आज सुबह नौकरानी ने हमेशा की तरह मिशा का शरीर चेक किया और ये पक्का किया कि दोनों के बीच अब तक कोई अंतरंगता नहीं हुई। तभी अचानक जम गई और मिशा के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। राजकुमारी हाल ही में अजीब तरह से बर्ताव कर रही है, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि उसमें क्या गड़बड़ है। मोटी नौकरानी पास खड़ी पूछ बैठी, वैसे क्या तुम आज उन्हें देखने जाओगी? नहीं, कल देखते हैं इस बार हमें कुछ काम का मिल भी पाता है या नहीं। मियाँ उनकी बातों को नहीं समझ पाई, लेकिन शाही महल में 10 साल से ज्यादा रहने का अनुभव उसके भीतर एक तरह की चेतावनी जगा चुका था। उसकी प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि खतरा पास है। आखिर साम्राज्य के तीनों स्तंभ ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? हमें यहाँ और कितने दिन रहना होगा? मियाँ को यकीन हो गया कि अगर उसने आज कोई तमाशा नहीं किया तो वे लोग जरूर शक कर लेंगे। इसलिए मियाँ ने हंगामा करना शुरू किया। वो दूसरी मंजिल का पूरा चक्कर दौड़ कर आई और अनगिनत नौकरानियों के सामने बालकनी से छलांग लगा दी। फूलों से भरा बगीचा उसके लिए नर्म गद्दे जैसा बन गया। लेडी उसके पास बैठ गई। उसकी आवाज असामान्य रूप से ठंडी थी। चूंकि तुम निगरानी के लिए आए हो तो ठीक से निगरानी करो। क्या तुम दोनों हर दिन इतने निकम्मे रहते हो? क्या इतना भी मुश्किल है कि उसे देखो और उसे चोट लगने से बचाओ? बेटे को देखकर माँ का कठोर चेहरा कुछ नर्म पड़ा, लेकिन एरिक की नजर मियाँ पर टिकी रही। वो मोटी नौकरानी की सफाई बिल्कुल नजरअंदाज कर गया। उसका चेहरा बेहद गंभीर था जब उसने लड़की के माथे को छूकर उसका तापमान चेक किया। लेकिन मियाँ असल में सोमे का नाटक कर रही थी। भारी वातावरण को महसूस करके उसने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो एरिक के चेहरे को नहीं देख पाई, जिसमें गुस्सा और दर्द दोनों मिला हुआ था।
एरिक ने अपने पीछे खड़ी लड़की से कहा, इसे जांचो। वो लड़की ग्रा कहलाती थी। वो क्लैडनियर नाइट्स की डॉक्टर थी। अब से मेरी लेडी की सेवा के लिए हवेली से एक नौकरानी रखी जाएगी। तुम दोनों शाही महल लौटकर ये मामला रिपोर्ट करो। उसने मलेका और एडल को वहां से भेज दिया। बाकी लोगों के जाने के बाद लेडी का व्यवहार अचानक अजीब हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन निकम्मों के साथ सहयोग करना इतना मुश्किल होगा। हमें तो सीधा सबको टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता एरिक? शायद माँ को फिर से मिशा में अपनी छोटी बेटी की परछाई दिख रही थी। उस वसंत के दिन रोगुल के जन्मदिन से पहले वो अकेली जंगल में चली गई थी, बिना अपनी आया के साथ, और वहां एक शराबी नाइट ने उसे धक्का देकर मार डाला था। उसी दिन माँ का दिमाग पूरी तरह से खो गया था। सिर्फ घोड़े देने वाले नौकर ही नहीं, बल्कि उस नाइट और उनके पूरे परिवार को भी मार डाला था। पिता ने माँ के काम को बहुत ज्यादा कठोर कहा और उसी दिन से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए। आज माँ की हालत बिल्कुल वैसी ही लग रही है। इसलिए अभी उन्हें रोकना ही सही है, क्योंकि पता नहीं वो क्या पागलपन कर दें। माँ, ये मेरी वाइफ का मामला है, मैं संभाल लूंगा। तभी ग्रा ने चेकअप खत्म करके कहा कि यंग लेडी का बस दाहिना हाथ स्प्रेन हुआ है। मैंने इलाज कर दिया है, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तभी महिला के तने हुए नर्व्स ढीले पड़े और उसने राहत की सांस ली। तुम सही कह रहे हो, मुझे अब वापस जाकर खुद को शांत करना चाहिए। जाते समय उसने मिशा के माथे पर किस किया और बोली, मुझे भरोसा है तुम इसे ठीक से संभाल लोगे। ग्रो को गहराई से महसूस हुआ कि मौजूदा कैप्टन डरावना है। वो धीरे धीरे पीछे हट गई। मैं भी बाहर जाती हूँ। रुको, तुमने कहा था और कहीं बड़ी चोट नहीं है, पक्का हो ना? ग्रो तुरंत झुक गई। माफ करना, असल में यंग लेडी के बहुत पुराने घाव हैं, गहरे जख्म हैं, लेकिन ये सब पुराने हैं और इलाज नहीं हो सकता, इसलिए मैंने नहीं बताया। ऐसा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम जानती हो मैंने कभी बिना इजाजत सीक्रेट्स लीक नहीं किए। तभी एरिक बीच में बोला, तुम इन दिनों बिजी तो नहीं हो? लड़की को एक बुरा एहसास हुआ। दरअसल बहुत लोग मुझे बेकार समझते हैं। कल सुबह से तुम यहीं काम करोगी। ग्रैंड दंग रह गई। एरिक ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अगर समझ गई तो निकलो। उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अब कमरे में सिर्फ वो और मियाइशा रह गए। उसकी आवाज़ अब भी ठंडी थी। मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो। ये क्यों किया? ज़रूर कोई वजह होगी। मियाँ मरी होने का नाटक करती रही। वो एरिक का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका कांपता शरीर सच उगल रहा था। आदमी ने मजबूरी से सांस छोड़ी और आवाज़ नरम की, ठीक है मियाँ, मुझे बताओ आज का हंगामा किस वजह से हुआ? तभी लड़की ने आंखें खोली। हाँ, वजह है तो बताओ, थोड़ा मुश्किल है समझाना। एरिक ने हार मान ली। मियाँ, तुम खुद को फिर चोट नहीं पहुंचा सकती। तुम चाहो तो चीज़ें तोड़ लो या कुछ और करो। लड़की के टालमटोल वाले चेहरे को देखकर वो पास आया। तुम कुछ भी कर सकती हो, बस खुद को चोट मत देना, समझी? मुझसे वादा करो अब खुद को चोट नहीं दोगी। लड़की ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ वादा करती हूँ। तभी एरिक ने राहत की सांस ली। अब आराम करो, अगर भूख लगी तो मुझे बुला लेना। लड़की अब भी चुपचाप देख रही थी। क्या और कुछ कहना चाहती हो? क्या वो मेरी मेड है? एरिक लगभग हंस पड़ा। तुम ऐसी चोट में भी यही सोच रही हो? मैंने उसे फिलहाल रखा है। तुम्हें पसंद नहीं आई? लड़की ने सिर हिला दिया। अच्छा है, मैंने सुना वो किसी मशहूर डॉक्टर की स्टूडेंट है। एक्सटर्नल चोटों में निपुण है। नाजुक दिखती है, लेकिन 2 भेड़िए भी आसानी से गिरा सकती है और बहुत टाइट लिप्ड है, इतनी कि कोई उसे खरीद नहीं सकता। हाँ, इंटरोगेशन भी नहीं हुई क्योंकि वो डॉक्टर है, लेकिन सुरक्षा के लिए तुम्हें फिलहाल एक्ट करना पड़ेगा। याद है कलिन को जो महल जाते समय गेट पर गांठ था, अब से वही 2nd फ्लोर पर पहरा देगा। कलिन ने टॉर्चर में 2 उंगलियां खो दी थीं, इसलिए अब लेफ्ट हैंडेड स्वॉर्ड्समैन है। वो सबसे भरोसेमंद है, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे हालात नहीं बताए, तो चिंता मत करो। वैसे भी तुम घायल हो, इसलिए मैं आज रात का काम छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी हर बात के साथ मियाँ के चेहरे के भाव बदल रहे थे। जब उसने रेस्ट करने की बात कही तो लड़की की खुशी छुपाए नहीं छुपी और एरिक का दिल कांप गया। उसे पता था कि उसके सिवा किसी ने ये भाव नहीं देखे। उसने मजबूरी में उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं कुछ अर्जेंट काम निपटा कर तुरंत लौटता हूँ। मियाँ का चेहरा और भी चमक उठा और ये असर एरिक पर भी हो गया। लेकिन अचानक लड़की ने उठकर सीधा उस पर झपट्टा मारा और बड़बड़ाई, और पास आओ, मेरा दिल अभी तैयार कर दो। एरिक पहले उलझन में था, फिर समझ गया। उसने पहली बार उसे डांटा, ये क्या कह रही हो? तुम घायल हो, क्या करने की सोच रही हो?
और भी गुस्सा ये था कि नाराज होने के बावजूद उसकी नज़र लड़की से हट नहीं रही थी। तुम ठीक होने तक ये मत सोचना। ये कहने के बाद भी उसने फिर उसकी तरफ देखा। मीशा की आंखें लाल हो रही थीं और होंठ फूल रहे थे। देखो, वो गुस्सा भी है, लेकिन मुद्दे सुलझाने ही होंगे। आखिर वो इतनी जल्दी वो सब क्यों चाहती है? कुछ देर बाद लड़की ने आखिरकार बोलना शुरू किया। एरिक ने सुना था कि तुमने राजकुमारी को छुआ तक नहीं। क्या तुम मंदिर जाकर शादी को ख़त्म करना चाहते हो? तर्क से देखा जाए तो तुम्हें तुरंत उससे निपटना चाहिए। क्या तुमने शुरू से ही रेकिन से शादी की योजना नहीं बनाई थी? जब उसकी जुबान से एक एक करके ये जानी पहचानी बातें निकली तो एरिक समझ गया कि उसे सब पता है और वो एल्बर्टिक की कही बात को लेकर चिंतित रही है। मीशा, मैं कभी भी इस शादी को ख़त्म नहीं करूँगा। हम अपनी ज़िंदगी साथ बिताएंगे, इसलिए हमारे पास बहुत समय है। इसलिए जब हम एक दूसरे को ठीक से समझते भी नहीं तो उस काम को जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। लड़की के होंठ अब भी फूलकर निकले हुए थे। साफ दिख रहा था कि वो आश्वस्त नहीं है। क्या तुम फिर से अपने मन में अजीब बातें सोच रही हो? अगर तुम्हें किसी चीज़ की चिंता या जिज्ञासा है तो सीधा पूछो, मैं सब ईमानदारी से जवाब दूंगा। या क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? तुम पहले मेरी गोद में बैठकर अक्सर कागजात पढ़ा करती थी। तुमने सभी गुप्त दस्तावेज देखे हैं। अब मैं तुमसे और क्या छुपा सकता हूँ? एरिक जानता था कि वो उसे जल्दी नहीं करवा सकता। आराम करो। अगर नींद नहीं आ रही तो क्या तुम चाहोगी कि दासियां तुम्हारा साथ दें? क्यों? मिशा को समझ नहीं आया कि उसने अचानक नौकरानियों का जिक्र क्यों किया। क्या तुम हमेशा नौकरानियों की वर्कशॉप में नहीं खेलती? मैं तुम्हें उनके साथ मज़े करते देखता हूँ। मज़े नहीं करती तो फिर क्यों जाती हो? वहाँ शांति होती है, दासियाँ बातें करती रहती हैं और मैं सब सुन लेती हूँ। तो तुम वहाँ जानकारी इकट्ठा करने जाती हो? अचानक एरिक को शक हुआ। क्या तुमने यही काम शाही महल में भी किया था? लड़की खुशी से सिर हिलाती है। बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है कि दरबार का प्रमुख अब भी क्यों जिंदा है? क्या तुम्हें पता है कि लेडी मक्का ने प्रधान दासी नामेलिया को कितना पैसा दिया? मुझे सब पता है। और अदिदल तो लंबे समय से कहती रही है कि उसे सफ़ेद बालों वाला बटलर पसंद नहीं, उसे तो बड़े मजबूत आदमी पसंद हैं, रफ एंड टफ टाइप। ये सारी गपशप सुनकर एरिक चौंक गया। रुको, तुम कहना चाहती हो कि बटलर को अदिदल पसंद है और उसने उसे ठुकरा दिया? उसे और भी हैरानी हुई कि शायद अब तक मिशा की सारी हरकतों का मतलब रहा है। शायद वो कर सकती है। ये सोचकर वो उसके करीब आया। उसकी आवाज़ और भी नरम हो गई। मैं तुम्हारे और पास बैठकर बात करना चाहता हूँ। लड़की की आंखों में उम्मीद झलकने लगी। क्या आज वो सच में होगा? लेकिन तुरंत ही एरिक ने ठंडा पानी डाल दिया। क्यों? लेडी मलेया ज़्यादा पैसे देती है। क्या उसने कोई परेशानी खड़ी की या वो इसीलिए ज्यादा देती है ताकि तुम्हारी देखभाल करने वाली दासी की जगह मिल सके? उसकी उम्मीदें टूट गईं। मिशा मुंह फेर कर रूठ गई। लेकिन मासूम लड़की उस आदमी के सामने टिक नहीं सकी। हमें जल्दी नजदीक आने के लिए तुम्हें बताना होगा। लड़की ने अनिच्छा से कुछ शब्द निकाले। कल मुलाकात, मलेका, शाही महल के 3 स्तंभ। एरिक ने तुरंत बात पकड़ ली। 3 स्तंभ का मतलब राज्य की 3 महान कुलीन परिवार हैं। उनमें से राजा का मातृ परिवार कई साल पहले ही बिखर चुका है और अब केवल नाम के लिए ही बचा है। राकानी ने कभी उससे कोई उलझी हुई बात की थी और तब उन्हें जो गुप्त रूप से देख रहा था वो मलेका था। लगता है वो जिस स्तंभ से मिलने वाली है वो क्रिसिन परिवार है। मुझे दोनों तरफ लोगों को जांच के लिए भेजना होगा। मिशा ने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी मुख्य बात पकड़ लेगा। उसके दिल में एक अजीब ख्याल अंकुरित हुआ। तभी उसके गाल पर अचानक एक चुंबन पड़ा। उसने चेहरा ढककर एरिक को देखा। आदमी का चेहरा उसके अपने चेहरे से ज्यादा लाल था। ये तुम्हारे जवाब देने का इनाम है। वो सामने खड़े इंसान को खाली निगाहों से देखती रही। अगर ये आवेगी आदमी सच में वैसा ही है जैसा वो सोचती है तो अब उसे क्या करना चाहिए? तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।